तो देख कल बात की थी थोड़ी सी अपने किसके बारे में, मेन वर्ब और हेल्पिंग के बारे में, उसको डिटेल में देखते हैं एक बार क्या होता है उसमें ना। तो क्या था देखिए, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। इसमें क्या लिया था अपन ने, देखिए क्या, देखिए मेन वर्ब, या फिर क्या बोल सकता हूं इसे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वर्ब, या फिर क्या बोलेंगे आप इसे, इन तीनों का मतलब क्या है, सेम। और फिर क्या लिया था आपने, देखिए अब क्या बोलेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब, या क्या बोलेंगे आप इसे, ऑक्सिलरी, या क्या बोलेंगे आप इसे, नॉन एक्शन वर्ब। और इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है। अब इन्हीं को समझते हैं दोनों में डिफरेंस करते हुए, ठीक बात है ना। तो मेन वर्ब से मतलब क्या हुआ आपका, मुख्य क्रिया, वही मुख्य क्रिया, और क्या हो गया, एक्शन वाली क्रिया। तो इसमें लिखिए आप नोट करके पहला पॉइंट, लेकिन जिन क्रियाओं में एक्शन होता है वे क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती है। जिन क्रियाओं में एक्शन होता है वे क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती हैं। अब जो एक्शन हो रहा है ना उसकी अवस्था कितनी होती है टोटल, जो काम होता है उसकी अवस्था कितनी होती है, टोटल 5 अवस्था होती है। और 5 अवस्था में क्या चाहिए, क्रिया के 5 रूप चाहिए ना। तो 5 रूप क्यों बना रखे, क्योंकि काम की अवस्था कितनी होती है अपने पास, 5 होती है। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए किसी भी कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं 5 अवस्थाओं में क्रिया के 5 अलग अलग रूप या फॉर्म यूज होती हैं। किसी भी कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं 5 अवस्थाओं में क्रिया के 5 अलग अलग रूप यूज होते हैं। तो देखिए जो काम रोजमर्रा में होता है वो कैसे होता है आपका, फर्स्ट रब से होता है, काम जारी होता है तो फोर्थ रब से होता है, काम खत्म होता है तो थर्ड रब से होता है, काम खत्म होने के बाद समय गुजर गया तो सेकंड रब से होता है, और वही काम करने की इच्छा या मजबूरी होती है तो वो 5 ही रब से बन के आती है। इसका मतलब 5 फॉर्म कौन कौन सी होती है, तो लिखिए अगला पॉइंट। तो किसी भी क्रिया की 5 फॉर्म्स इस तरह से होती हैं, किसी भी क्रिया की 5 फॉर्म्स या 5 फॉर्म्स इस तरह से होती हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए, तो देखिए फर्स्ट रब होती है, और फर्स्ट रब के 2 रूप होते हैं कि नहीं भाई, कौन से, एक होता है फर्स्ट रब खुद, एक क्या होता है आपका फर्स्ट रब का एस एस वाला फॉर्म, कैसा होता है, सिंगुलर। फिर क्या होता है देखिए सेकंड वर्ब, फिर क्या होता है देखिए थर्ड वर्ब, फिर क्या होता है फोर्थ वर्ब, फिर क्या होता है देखिए फिफ्थ वर्ब। ठीक है, इन्हीं का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले से आप जानते हैं, और होता है क्या देखिए, नॉन टू अननोन का सिस्टम चलता है सारा का सारा। तो देखिए आप एक वर्ब लेते हैं क्या, और चीज़ वही लेते हैं जिसके बारे में पहले से क्या है जानते हैं, जिसे समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा राइट, और फिर क्या होगा देखिए राइट्स, फिर क्या होगा ये रोट, फिर क्या होगा ये रिटर्न, फिर क्या होगा राइटिंग, और फिर क्या होगा आपका टू राइट। अब देखिए भाई आपसे गलती होगी यहाँ पे, और गलती होना बनता है। अच्छा राइट का मतलब क्या है, हाँ क्या होता है भाई,
अब देखिए राइट का मतलब आप क्या बोलते हैं, लिखना। ये मीनिंग कहाँ से पता किया आपने इसका? ओह, कहते डिक्शनरी से पता किया। कब किया था ये? वैसे पूछ रहा हूँ मैं, हाँ भाई, नॉन सीरियसली पूछ रहा हूँ अभी मैं कि डिक्शनरी में कब देखा था इसका आपने मीनिंग? सर ने बताया था। अरे अब डिक्शनरी से कहाँ पहुँच गए अब? अच्छा, आपने खुद ने कभी पता किया इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? तो भाई क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है इसका मतलब होता है रोज़मर्रा में होने वाला काम, ठीक बात है। और जो काम रोज़मर्रा में होता है ना वो हिंदी में होता है ता है, ती है, ते से होता है। किससे? ता है, ती है और क्या है, ते से। और जानते कब से करते आ रहे हैं? आई थिंक छठी क्लास से चलता आ रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम से, और हिंदी मीडियम में अंग्रेजी शुरुआत कहाँ से होती है? छठी क्लास से होती है। और वहाँ कुछ ऐसे वाक्य बना देते कुछ छोटे मोटे। जब हिंदी सीखा बनाना होता था आपको इंग्लिश। और पहचान क्या थी भाई कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते आवे तो क्रिया का पहला फॉर्म लगावे। अरे थान भाई वो सिखा दिया था, अपना काम हो गया। अब उससे आगे कुछ पढ़ा नहीं। तो क्रिया का पहला फॉर्म का मतलब होता है ता है, ती और क्या होगा अभी, ते से निकलेगा। तो चूंकि क्रिया का पहला फॉर्म है तो इसका मीनिंग का निकलना चाहिए आपको लिखता है, या फिर लिखते हैं, या फिर लिखती है, या फिर क्या वो लिखता हूँ भी हो सकता है। तो अंग्रेजी के दो ही शब्द हैं, राइट और राइट्स, और हिंदी में अलग अलग मीनिंग निकल के आएंगे। किसके अनुसार? जैसा करता होगा उसके अनुसार, ठीक है। वह है तो लिखता है, वह लड़की है तो लिखती है, वह है तो लिखते हैं, और मैं हूं तो लिखता हूं। लेकिन बड़ा मीनिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा वाला? लिखता है का बड़ा मीनिंग, बाकी छोटे मोटे मीनिंग साथ में क्या होंगे, चलते रहेंगे, ठीक बात है। तो इन दोनों का मीनिंग क्या निकाले, क्योंकि पहली वर्ब है ना, और पहली वर्ब का मतलब क्या होता है? रोजमर्रा में होने वाला काम। और हिंदी में कैसे होता है? ताती और तैसे होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ये एक बड़ा मीनिंग अपने यहाँ पे सेट किया है समझने के लिए, बाकी मीनिंग जरूरत के अनुसार निकलते जाएंगे ना। अच्छा, फिर क्या लिखा है देखिए, रोट। ये होता है आपका प्योर पास्ट टेंस होता है ना। इसका मीनिंग क्या होगा? तो काम होने के बाद की बात है, तो इसका मीनिंग निकलेगा लिखा। ठीक है। उसके बाद कौन सी वर्ब है आपकी? थर्ड। और थर्ड वर्ब का मतलब होता है काम के पूरा होने का भाव, ठीक है। और काम के पूरा होने का भाव हमने कैसे सीखा पहले? चुका चुकी और चुके से। वैसे चुका चुकी चुके प्रैक्टिकली बहुत काम में नहीं आता है, लेकिन अभी एक बार समझना पड़ेगा ना। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिख चुका, या फिर लिख चुकी, या फिर क्या होगा, लिख चुके जैसी आवश्यकता। तो क्या होगा ये? एक बड़ा मीनिंग लेकर चलते हैं, बोलो क्या लिखा है? लिख चुका। और फिर बात करते हैं किसकी? राइटिंग। कौन सी वर्ब है? फोर्थ। और फोर्थ वर्ब का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब क्या होता है? चलता हुआ कार्य। तो क्या निकलेगा इसका मीनिंग? लिख रहा, या फिर लिख रही, या क्या होगा, लिख रहे जैसी आवश्यकता। तो क्या होगा बड़ा मीनिंग इसका? ये हो जाएगा लिख रहा का मीनिंग हो गया, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? फिफ्थ वर्ब। इसका मीनिंग क्या है भाई? नहीं बताओगे? तो जो मीनिंग आप इसका बताते हैं ना, किसका? राइट का, वो किसका होता है? वो टू राइट का होता है। तो बताओ टू राइट का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है लिखना। तो जब किसी क्रिया में ना आता है ना भाई, तो कैसे बन के आता है? टू फर्स्ट वर्ब से बन के आता है। तो जाना का मतलब क्या हुआ? टू गो। करना का मतलब क्या हुआ? टू डू। सहायता करना का मतलब क्या हुआ? टू हेल्प, ठीक है। पढ़ाना का मतलब क्या हुआ? टू टीच, ठीक है। और किसी चीज़ को रीड करना क्या होगा? टू रीड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ना जो आता है कैसे बन के आता है? टू फर्स्ट वर्ब से बन के आता है, जिससे बोलते हैं टू इन्फिनेटिव, ठीक है ना। पांचवी क्रिया। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा अभी? लिखना। और आप भी साथ साथ में लिखते रहें। तो मुझे बताओ टेंसेज है वो क्या अपने आप बने, वर्ब से बने हुए? तो टेंस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वर्ब के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब देखिए छोटा सा काम और करेंगे यहाँ पे। ये जो है ना अपनी पांचवी वर्ब कैसे बन के आती है? टू फर्स्ट वर्ब से बन के आती है ना। इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं? अब देखिए टू फर्स्ट वर्ब बोलो या फिर क्या बोला इसे? फिफ्थ वर्ब बोलो, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है समझने के हिसाब से। अब इसके मीनिंग क्या निकलेंगे बताएं? तो पांचवी करेगा, एक तो मीनिंग निकलेगा आपका कैसे?
ना के अर्थ, ठीक है। दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा इसका, केली के अर्थ में। तीसरा मीनिंग क्या निकलेगा इसका, तो जो फिफ्थ वर्ब है टू फर्स्ट वर्ब है, इसके 3 मीनिंग निकल के आते हैं जरूरत के अनुसार। क्या निकलेगा, ना के अर्थ में, केली के अर्थ में क्या होगा, ने में के अर्थ में, ठीक बात है। तो जो लिखा ना टू राइट, इसका मीनिंग क्या निकलेगा फिर, तो टू राइट का मतलब लिखना, लिखने के लिए, और क्या होगा, लिखने में। तो बात टू राइट की नहीं है, कोई सी भी क्रिया यदि आपकी टू फर्स्ट वर्ब से बन के आती है उसका मीनिंग 3 तरह से निकलेगा, चौथा मीनिंग इसका होगा ही नहीं। और क्या होगा, ना, के लिए और ने में। अब देखिए हिंदी के वाक्य बोलता हूँ, जरा देखना उसमें कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की ना। तो देखिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, क्या आएगा इसमें, हाँ, तो देखिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, क्या होगा बेटे, ये आएगा आपका टू हेल्प, ठीक बात है। अच्छा, मेरे पास सहायता करने के लिए कुछ नहीं है, तब भी क्या होगा, अरे टू हेल्प। और ये बंदा सहायता करने में कमज़ोर है, तब भी क्या आएगा आपका, टू हेल्प ही आएगा। तो पांचवी क्रिया क्या होते हैं आपके, 3 अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बड़ा मीनिंग कौन सा लिया आपने, ना के अर्थ में, बाकी इसका मीनिंग के लिए से भी होता है और ने में से भी होता है, ठीक है भाई। सेकंड का मतलब पास्ट टेंस हो गया ना, पास्ट का मतलब काम होने के बाद। जैसे खाना खाने के बाद किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब क्या होता, खाना खा लिया, तो क्या हुआ, आई एट, हो गया सेकंड वर्ब। अच्छा, लिखने के बाद पूछा आपसे क्या कहता है, कि लिख लिया, तो क्या हुआ, आई रोट। सहायता करने के बाद बोला क्या कहता है, कि आई हेल्प्ड, कहाँ दिक्कत है। तो सेकंड का मतलब क्या हुआ, काम होने के बाद की स्थिति होती है, इसको बोलते हैं प्योर पास्ट टेंस, ठीक बात है। अब प्योर पास्ट का मतलब कितना लंबा पास्ट हो सकता है, कोई रोक टोक ही नहीं है। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, अभी गॉट कौन सी वर्ब है, अरे सेकंड वर्ब है, क्या कहलाएगी आपकी, अरे पास्ट टेंस कहलाएगी। तो पास्ट टेंस का मतलब अभी टाइम से थोड़ा सा पहले से लेकर कहाँ तक, अरे कोई सीमा ही नहीं भाई साहब, ठीक बात है। तो पास्ट टेंस का दायरा क्या है, बहुत लंबा है, और कहाँ है, अब से बैक की तरफ, ठीक बात है। तो ये बात समझ में आ गई आपकी, पांचवी क्रिया के तीनों मतलब हैं। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। तो ये जो दोनों वर्ब है आपकी, कौन सी, फर्स्ट प्लूरल फॉर्म, और फर्स्ट कैसी होगी आपकी, सिंगुलर। इनका टेंस क्या होता है, क्या होता है, ऑलवेज प्रेजेंट का मतलब सिर्फ प्रेजेंट, और कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक बात है। सेकंड वर्ब का टेंस क्या होता है, ऑलवेज पास्ट का मतलब क्या हुआ, प्योर पास्ट, ठीक बात है। अब थर्ड का टेंस क्या होता है, टेंस परफेक्ट होता है। अरे परफेक्ट तो तीनों में आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आता है। और देखिए पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पढ़ा दिया मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, किस लिए पढ़ाई, क्या अब उसका ध्यान रखें। तो थर्ड वर्ब कैसी है आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब के अपने टेंस होते ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे बोल दिया परफेक्ट, कहते बोल दिया, ध्यान आया तो दिक्कत क्या। तो इसका टेंस तो होता ही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ होता है क्या, काम का एस्पेक्ट, अवस्था क्या होती है, परफेक्ट। टेंस तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, काम के पूरा होने की एक अवस्था है, जो प्रेजेंट में भी आ सकती है, पास्ट में आ सकती है, और किस में आ सकती है आपकी, फ्यूचर में भी आ सकती है। तो जो अवस्था है ना, ये इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। अगर इसका क्वेश्चन आ गया इसमें कौन सा टेंस है एग्जाम में? हाँ, तो ये थोड़ी डिसाइड करेगा, इसके पहले डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। यदि हैज ए थर्ड बोल दिया तो प्रेजेंट का परफेक्ट, हैड थर्ड बोल दिया तो पास्ट का परफेक्ट, और विल हैव थर्ड बोल दिया तो कौन डिसाइड कर रहा है, इसके पहले आने वाली वर्ब कौन सी, हेल्पिंग। और हेल्पिंग का टेंस हमेशा होता है कोई न कोई, सारी कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। रिवाइज तो किया होगा ना, कब, सुबह सवेरे दोपहर में, कब, कहते कर लेते हैं हम लोग तो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कभी खाना खाने के दौरान भी हो सकता है ना, कीप डूइंग, कीप के बाद हमेशा एनजी वर्ब आती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है भाई, फोर्थ वर्ब का टेंस क्या है, इसका भी टेंस नहीं है,
इसकी अवस्था होती है, इसके एस्पेक्ट होता है कौन सा वाला, वर्क इन प्रोग्रेस का। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ये, बाकी इसका अपना टेंस नहीं होता। तो क्या होगा, तो काम के चलने की अवस्था क्या होगी, जारी होने की अवस्था क्या होगी आपकी, आईएनजी वर्ब से होती है, इसको बोलते हैं फोर्थ वर्ब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इस फिफ्थ वर्ब का टेंस क्या है, तो इसका भी अपना टेंस नहीं होता। तो फिर इसमें होता क्या है, तो इसमें दो चीज़ें बन के आती हैं, काम करने का इरादा या काम करने की मजबूरी। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है इंटेंशन, यहाँ क्या होता है, कंपल्सन होता है। ये पूरा नेचर किसका हो गया आपका, मेन वर्ब का। कितनी अवस्था होगी टोटल, 5, छठी होती ही नहीं है। पहली की 2 अवस्था होती, सिंगुलर और क्या होगा आपका प्लूरल, लेकिन है पहली वर्ब भी कहलाएगा आपका। ठीक बात है। और इतनी सारी बातें दी इस राइट के साथ समझ में आ गई ना, फिर क्रिया का फॉर्म कोई सा भी हो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक बात है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी होगी अपने पास, पता है कौन सी, ये हो जाएगी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसका जिक्र पहले कर लिया है। तो जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब इन क्रियाओं के अपने क्या होंगे, सब्जेक्ट, और इन तीनों क्रियाओं के अपने सब्जेक्ट होते ही नहीं है। और फिर भी आपने सब्जेक्ट लगा दिया तो सेंटेंस बन सकता नहीं, वो हमें लगता है सेंटेंस, बाकी सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब किसकी बात करते हैं फिर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सहायक क्रिया होती है, करती क्या है, तो सहायक क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं, सहायक क्रियाओं के अपने क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और सहायता किसमें करती है, ये उन क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता करती है जिसका अपना टेंस नहीं होता। इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस बनाने में सहायता करने वाली क्रियाएं आर नॉन एज हेल्पिंग वर्ब। बोलो ऑक्सिलरी, बोलो क्या बोल सकता है इसे, नॉन एक्शन वर्ब इसे बोल सकते हैं। ठीक बात है। तो नोट बनता है कि नहीं, तो लिखिए नोट बनाकर। तो सहायता किस में करती है फिर भाई, टेंस बनाने में। और किसका टेंस बनाएंगे, जिसका है उसका तो बनाने की आवश्यकता है नहीं, फिर किसका बनाएंगे, जिसका नहीं है। तो जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं उनके टेंस बनाने में जिन क्रियाओं की सहायता ले जाती है क्या होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है। तो लिखो पॉइंट बनाकर इसी को, तो लिखिए जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं उन क्रियाओं के टेंस बनाने में, उन क्रियाओं के टेंस बनाने में जिन क्रियाओं की सहायता ली जाती है, जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं उन क्रियाओं के टेंस बनाने में जिन क्रियाओं की सहायता ली जाती है वे हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। और देखिए जितनी भी हेल्पिंग होती है उनका अपना क्या होता है, टेंस। और ये होती कितनी है टोटल, 24 होती है। ठीक बात है। अब ये कहाँ कहाँ से बन के आती है आपको सारा पता है ना भाई। इसका मतलब कुछ किस्में होती हैं प्रेजेंट में, कुछ किस्में होती हैं पास्ट में, कुछ किस्में होगी आपकी फ्यूचर में, लेकिन अपना कोई ना कोई टेंस तो इसमें अवश्य रूप से होगा ही होगा। तो कुछ क्रिया किसकी होगी, प्रेजेंट की होगी कि नहीं भाई। तो देखिए प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है, तो बताओ प्रेजेंट में कौन सी होती है। तो वैसे क्रिया बने हैं अपन ने, बी वर्ब से बन के आती है वर्ब से बन के आती है, अरे आती है ना भाई, डू वर्ब से बन के आती है, और कैसे बन के आती है आपकी, मॉडल वर्ब से बन के आती है, और फिर बन के आती है मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब का जिक्र तो हो गया। डू वर्ब में से क्या बनेगा, अरे डू डज डिड बनेगा भाई। बी वर्ब में से क्या बनेगा, इज आर और वॉज वर। और नॉन फाइनाइट है तो बी बीइंग और बीन बन के आते हैं। हैव में से क्या बनेगा, हैज हैव और हैड बनेगा। और मॉडल में से जो आपके 13 मॉडल बन के आते हैं वो सारे बनते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक बात है। तो प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है फिर, तो प्रेजेंट में होती है आपकी डू वर्ब होती है कि नहीं भाई, जिससे 2 चीजें बनती क्या, डू और डज। तो बताओ डू और डज अपने आप होती है कि बनाई जाती है, अरे डू डज अपने आप होती है बनाई जाती है। तो डू डज का अपना अस्तित्व नहीं होता, इनको जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे आगे बात करेंगे। ठीक है। तो डू कैसा हो गया आपका प्लूरल,
और डज कैसा हो गया आपका सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, हैव वर्ब में से क्या बनेगा, हैज और हैव, ये अपने आप होते हैं, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या होगा देखिए, हैज और हैव। अब हैज कैसा है सिंगुलर और हैव कैसा है प्लूरल। ठीक है, उसके बाद क्या होती है आपके पास, अरे बी वर्ब होती है कि नहीं भाई, कौन सी होती है, इज आर एम होती है प्रेजेंट की। तो क्या होगा इसमें, बी वर्ब में से निकलेगी ये क्या, क्या होती है इज आर, और क्या होता है आपका एम। इज कैसा होता है सिंगुलर, आर कैसा होता है प्लूरल, और एम भी कैसा होता है सिंगुलर ही होता है, जो एम के साथ क्या करता है, ये आई का कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक बात है। अच्छा, ये तो किसकी होगी, आपकी प्रेजेंट की वर्ब। तो बताओ प्रेजेंट में टोटल वर्ब कितनी होती है आपके पास, दो, तो डू डस हैज हैव दो, और फिर क्या होगा आपका इज आर एम, और इसके बाद होती है आपकी दो क्रिया, ये होती है कौन सी, फर्स्ट का प्लूरल फॉर्म, क्या होता है आपका सिंगुलर फॉर्म। तो कितनी होगी देखिए, दो तो ये हो गई, दो डूडस हो गई, दो क्या हो गया आपकी हैज है, तीन क्या हो गया आपकी इज आर एम। ये सारा का सारा आपका किसी न किसी तरह से प्रेजेंट टेंस बनाएगा। और प्रेजेंट टेंस के टुकड़े हैं सो है आपके पास, कौन कौन से बताए ना, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और क्या हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन बनाएंगे, ये दोनों क्रियाएं मिलकर। इसका मतलब टेंस अपने आप में कुछ नहीं होता है, टेंस बनते हैं वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से, और वर्ब के कॉम्बिनेशन आपके समझ में आ गए तो टेंस की गलती होगी ही नहीं। लेकिन हमने क्या पढ़ा पता है भाई, बिना वर्ब कॉम्बिनेशन क्या पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया। पहले टेंस का नाम याद किया, उसके बाद वर्ब ढूंढते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, वर्ब को ढूंढ लीजिए, टेंस का नाम अपने आप डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा करेंगे औरों से, तो काम जल्दी पकड़ में आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है भाई, पास्ट की वर्ब भी तो होती है भाई, और पास्ट में क्या होगा फिर डिड। अच्छा, डिड अपने आप होता है कि बनाया जाता है, तो इसे अपने आप नहीं होता, इसे जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है। ठीक बात है, तो क्या होगा डिड। फिर क्या होता है देखिए, हैड अपने आप होता है, फिर क्या होता है वॉज, और क्या होता है वर। तो बताओ डिड कैसा, सिंगुलर की प्लूरल, कॉमन है। हैड कैसा है, कॉमन है। और वॉज कैसा है, सिंगुलर। और वर कैसा होगा आपका प्लूरल। इसका मतलब प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल की बात बहुत ज़्यादा होती है, पास्ट में नहीं होती। पास्ट में सिर्फ दो ही शब्द करते हैं, कौन से, वॉज और वर। तो पास्ट टेंस में जब भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्लूरल का, तो वहाँ दो ही क्रिया अपने पास है, कौन सी, वॉज और वर। वॉज कैसा होता है हमेशा सिंगुलर, और वर कैसा होता है हमेशा प्लूरल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं किसकी, और वैसे फ्यूचर का मतलब होता क्या है, वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। वैसे अपना भविष्य तो एकदम चमकीला होना चाहिए कि नहीं भी, ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए, वो तब बनेगा जब ग्रेड सेकंड अपन बन जाएंगे ना। तो वैसे फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य ना, अरे होता है ना भाई। और वैसे इस फ्यूचर का मतलब होता है करियर। क्या होता है भाई, वही जो अपन बनाना चाहते हैं, जो टारगेट बना रखा है वो मिल गया तो करियर बन जाएगा, नहीं तो और काम तो है अपने पास। तो अभी फ्यूचर का मतलब क्या है, भविष्य ना। भविष्य से आपका क्या तात्पर्य है, भविष्य से क्या मतलब है आपका, कुछ भी नहीं बताते आप लोग, कुछ तो शेयर कर लिया करो, इतने कंजूस बनना भी अच्छी बात नहीं है। अतीत भाई साहब पास्ट होता रहे। अच्छा, मैं आपकी बात मानता नहीं हूँ, अच्छा आपकी बातों में आता नहीं हूँ, नहीं तो भाई साहब अभी बहुत कुछ अतीत हो जाएगा अभी। अरे बाबा, फ्यूचर का मतलब होता है सिंपली गैस। क्या होता है, अंदाजा होता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, एक वाक्य बोलता हूँ, वो प्रेजेंट का, पास्ट का, कि फ्यूचर का, जरा आप बताना। ठीक बात है, बच्चे अभी खेल रहे होंगे, एक शब्द बोल रहा हूँ अभी। अभी का मतलब क्या है, अरे वर्तमान है। अब इसका टेंस बताओ, बच्चे अभी खेल रहे होंगे। अच्छा, खेल रहे होंगे, इसका मतलब ये अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, आगे लिखा है अभी खेल रहे होंगे, तो क्या आपको पूरी जानकारी कि अभी खेल ही रहे हैं वो। तो बच्चों के खेलने का आप सिर्फ क्या करें, अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगाने से क्या होगा, ये बना आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बस बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आने वाला समय फ्यूचर होता है, ऐसा नहीं होता है।
फ्यूचर का मतलब अभी का समय भी हो सकता है, फ्यूचर का मतलब भाई साहब निकला समय भी हो सकता है, जो बात करेंगे आगे, बहुत मज़े ले लिए आपने। और फ्यूचर का मतलब आने वाला समय भी होता है। तो फ्यूचर आने वाला होता है आपकी डिक्शनरी में जो होता है, ठीक है। फ्यूचर इस वक्त का समय भी हो सकता है, ठीक है। और फ्यूचर पीछे भी हो सकता है। तो बात करेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्यूचर बताने वाला शब्द कौन सा है? फ्यूचर कौन बताएगा? पंडित जी बताएंगे क्या, या तोता बताएगा? भाई हाथ की लकीरें, कर्म की लकीरें कौन बताएगा भाई? तो हमने एक वर्ब देखी पहले, कौन सी? विल और शैल, है ना। कौन बताएगी फ्यूचर? विल बताएगी कि शैल बताएगी? तो वैसे देखिए दोनों बताती हैं। तो आज से पहले क्या होता था आपके लाइफ में कि आई और वी के साथ क्या लगा हुए हैं? शैल। बाकी सबने के साथ क्या लगा हुए हैं? विल। लेकिन ऐसा नहीं है, अब फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल काम में आता है। शैल ने अपना फ्यूचर अस्तित्व क्या कर दिया है? खत्म। और जगह यूज तो बहुत होता है, लेकिन शैल एज ए फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता है। और ये आज की बात नहीं है, ये बात रेनर मार्टिन जिन्होंने ग्रामर लिखी मिलकर, पता है ना, उन्होंने आज से कई साल पहले कर दिया। लेकिन हम चूंकि तरोताज़ा नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो फिर क्या होता है, जो लाइन चलती आ रही है और वही चलती आ रही है। और हम लोग एक्सीलेंट से पढ़ते हैं ना ग्रामर, एक्सीलेंट, पासबुक, संजीव, स्टैंडर्ड, बहुत सारी आती है, ठीक है। और उसमें कुछ बदला हुआ नहीं, उनके लेखक नहीं होते कोई। वहाँ क्या होता है पता है, कहते टीम ने लिखी किताब और गलती है तो टीम की जिम्मेदारी नहीं है, होता है कि नहीं। तो बताओ फ्यूचर कौन बताएगा भाई आपका? तो अभी सिर्फ विल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी? और बताया विल है क्या? अरे मॉडल है, ठीक बात है। मॉडल होते कितने हैं टोटल? अभी आधे को मत लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने होते हैं अपने पास? 13 मॉडल होते हैं। उनमें से एक लिया, कौन सा? विल। क्या करेगा ये आपको? फ्यूचर का इंडिकेट करेगा, ठीक बात है। और बाकी बचे उनके भी अपने कोई इनको क्या होते हैं भाई? अरे टेंस होता है। तो फ्यूचर तो कौन बताएगा आपका? विल। अच्छा शैल क्या बताएगा? शैल इम्पेरेटिव कैसे बताएगा? अच्छा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कोई जरूरी बात बताएगा? तो देखिए जब शैल आएगा तो फ्यूचर का मतलब नहीं, कहीं न कहीं प्रेजेंट की बात करेगा वो आपका, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या होता है? कैन। अरे ये सब प्रेजेंट में है सारे के सारे। कैन भी प्रेजेंट में, मे भी प्रेजेंट में। फिर आप करते हैं कि वुड क्या होता है? तो कोई जरूरी नहीं को पास्ट बताए, वो प्रेजेंट भी होता है। अच्छा फिर क्या होता है? शुड। जरूरी नहीं कि पास्ट टेंस से प्रेजेंट बताता है। फिर क्या होता है? कुड। जरूरी नहीं कि पास्ट टेंस से प्रेजेंट भी बताता है वो। फिर क्या होता है आपका? अरे माइट होता है ना, मे का। तो मे का माइट होता है, माइट अलग काम करता है। तो देखिए हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, ये हम नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन ये अपने हिसाब से स्वतंत्र काम भी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा मस्ट की बात करेंगे तो क्या है? अरे प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा भाई। तो जो मॉडल है उसका अपना कोई न कोई टेंस तो अवश्य होता है, ठीक बात है। अच्छा मॉडल का थोड़ा सिस्टम औरों से क्या है? अलग है। जितने भी मॉडल वर्ब हैं ये अपने पास सिर्फ एक ही तरह की वर्ब ले सकती है, कौन सी? वेरी इन्फिनिटिव, जिससे बोलते हैं फर्स्ट वर्ब। और बाकी करिए अलग अलग फॉर्म ले सकती है। जैसे इजारम कुछ और लेती है, हैज़ कुछ और लेती है, डूडज कैसे लेती है? मॉडल की तरह लेती है। तो कुछ क्रियाओं के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है आपकी? फर्स्ट वर्ब ही आती है, मतलब और कोई फॉर्म यूज होती ही नहीं है, ठीक बात है। तो क्या बोलते हैं? विल क्या हो गया आपका? एक मॉडल है जो क्या बताएगा आपका फ्यूचर। और बाकी जो है वर्ब्स वो अपने पास है, तो उनको लिस्ट आउट वैसे पहले किया मेरे ख्याल से अपन ने ना, वो आपको बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है। तो उनमें से एक वर्ब छांट के लिए अपने कौन सी वाली? विल। क्या बताने के लिए? फ्यूचर। और कुल मिलाकर होती कितनी हमारे पास? ये 24 होती है। प्रश्न अब बन सकता है एक बार फिर से कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश। यहाँ बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? कितनी होती है अपने पास? 24 होती है। सारी कहाँ से बन के आती है? डू वर्ब से, बी वर्ब से, है वर्ब से और मॉडल वर्ब से बन के आती है, ठीक है। अब यहाँ तक एक बार कॉपी करें आप। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को आपको बार बार याद करने की आवश्यकता है नहीं, तो एक ही बार में हो गई। अब क्या बार बार करेंगे? बार बार करते तो लज्जा आती, मतलब खुद पे क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ मेन वर्ब में क्या करना पड़ेगा? क्रियाओं के अलग अलग फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। सबकी फॉर्म एक जैसे बन के नहीं आती, तो इनको बहुत अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा डू डज डिड मैन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? अरे दोनों ही है भाई। अकेली आती है तो मैन वर्ब है, और किसी के साथ में आ गई तो हेल्पिंग। फिर दिक्कत का है? अच्छा हैज हैड क्या मैन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? अरे दोनों ही। अकेले आ गई तो मैन वर्ब, और किसी के साथ आ गई तो हेल्पिंग वर्ब। अच्छा फिर इजारम क्या है?
ये तो हेल्पिंग ही है, ठीक है। वैसे अकेले आ सकती है, जब एक्शन नहीं होगा उसके अंदर आ सकती है कि नहीं भाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मॉडल वगैरह क्या है ये, तो देखिए डू डज डिड अकेले आ सकती है, ध्यान से सुनने ना। डू डज डिड अकेले आ सकती है, हैज़ हैव हैड अकेले आ सकती है, इज आर एम वॉज वर अकेले आ सकती है, लेकिन मॉडल कभी भी अकेला यूज नहीं होता। इसके बाद किसी और वर्ब का होना क्या है, मस्ट है। और वो कौन सी होगी, अरे फर्स्ट वर्ब होगी। तो मॉडल्स कैन नॉट बी यूज अलोन, इन्हें कभी अकेला यूज किया जा सकता ही नहीं, इसलिए इनका क्या है, नेचर औरों से थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक बात है। अब कौन सी वर्ब किस साथ आएगी, ये मामला पहले से क्या है, प्री डिसाइडेड है। जिन्होंने बनाई थी ना ग्रामर अंग्रेजी, उन्होंने पहले से तय कर दिया कौन सी वर्ब किसके साथ यूज होगी, पहले से क्या है, प्री डिसाइडेड है। उन्हें आपको करना क्या है, सीखना है और अप्लाई करना है, और सीख के अप्लाई कर लिया तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, इसी के बेस पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में सामंजस्य, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, कि कौन सी वर्ब किसके साथ यूज होगी और होने के बाद क्या काम करेगी, ये सारा मामला क्या है, पहले से तय है। इसे आपको सीखना है और एप्लीकेशन में लेके आना है, ठीक बात। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, फिर डालिए हेडिंग, तो लिखिए मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब में तालमेल। लिखिए मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब में तालमेल। इस तालमेल से मतलब क्या हुआ, कौन सी मेन के साथ कौन सी हेल्पिंग और कौन सी हेल्पिंग के साथ कौन सी मेन, ये चीजें आपको समझनी है एक बार ना। तो मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, एक तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। अब कैसे होगा, तो एक पूरा पेज होगा आपका, ठीक है ना। उस पेज को ठीक से आप सेट करना, जब दोबारा देखो तो उस पेज को देखना पड़े, फट से देखा और दिमाग में इमेज सेट, ठीक है ना, बिल्कुल कैमरे की तरह ना। तो देखें, तो इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। नए सिरे से लिखते हैं फिर इसे एक बार। वर्ब क्या होगी हमारे पास अभी, मेन वर्ब, और क्या होगी हमारे पास, और बाकी नाम है उसको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने एक बार क्या किया भाई, अरे लिख दिया ना। अब मेन वर्ब कौन कौन सी होती है जरा देखिए, तो एक कौन सी होती है हमारे पास, फर्स्ट वर्ब, ठीक है। एक फिर कौन सी होती है, फर्स्ट वर्ब ना। अब थोड़ा सा मामला और बदलेगा, और देखिए जब अगला स्टेप आता है उसमें कुछ नई बात ऐड होती चली जाएगी, कुछ ना कुछ ठीक बात है। उदाहरण करने वाले को फर्स्ट वर्ब को दो बार लिख रहे हैं, फर्स्ट वर्ब और फर्स्ट वर्ब, और फिर लिखा आपने क्या, फर्स्ट वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। फिर क्या देखिए, सेकंड वर्ब, फिर क्या होता है, थर्ड वर्ब, फिर क्या होता है, फोर्थ वर्ब, फिर क्या होगा आपका भाई, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वर्ब। और कौन सी क्रिया कैसे बन के आती है इसका फॉर्मेशन आपको पता है, ठीक बात है। ये तो क्या होगी आपकी मेन वर्ब। अब किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग की। हेल्पिंग में कौन कौन सी होती है, देखिए कुछ किसमें होती है, प्रेजेंट में होती है कि नहीं। अब बताओ प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है आपके पास, क्या होती है, डू और डस। फिर क्या होता है, इज आर, और क्या होता है, एम। फिर क्या होता है, हैज और हैव। ये कर्म से मतलब नहीं, कर्म कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होती है आपके पास, पास्ट। पास्ट में क्या होता है, डिड। क्या होता है, वॉज वर, और क्या होता है, हैड। और फिर क्या होता है, देखिए फ्यूचर कैसे होता है, विल से होता है कि नहीं भाई। और विल है कि आपका भाई, और मॉडल कितने होते हैं, कितने होते हैं, होते हैं ना। लेकिन अभी कितने लेंगे, 11, जिसकी बात करेंगे। दो कहाँ गायब हो गए, इसके अगले स्टेप में बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ छूटेगा ना वो अगले स्टेप में। तो ये तो क्या होगी आपकी मेन वर्ब, भी क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग इसके आगे कुछ होती ही नहीं। बस इनको तो याद रखना पड़ेगा, ये टोटल होती कितनी है आपकी, ठीक बात है। होती कितनी टोटल, 13 नहीं, मॉडल्स 13, उनमें से 2 आपने क्या कर दिया, गायब कर लिया। कितने बचे अपने पास, 11। इन 11 का नेचर कैसा है, सेम है, ठीक बात है। अब देखना पड़े कौन सी वर्ब किसके साथ यूज होगी, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, मेन वर्ब से। अब सबसे पहले कहाँ पहुंचे अपने, मेन वर्ब के पास। तो क्या हेलो फर्स्ट वर्ब, तो हाँ जी बोलिए। कहते हैं हमने आपको सेंटेंस में अकेले आते हुए देखा है। अरे आती कि नहीं आती भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में अकेला आता है कि नहीं आता भाई, आता है। कब आता है,
जब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल, या फिर वाक्य कैसा होता है आपका, इम्पेरेटिव होता है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कहाँ मिलेगी आपको फर्स्ट वर्ब, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जहाँ सब्जेक्ट क्या होता है आपका, यू छुपा रहता है। ठीक है, अच्छा दूसरी कहाँ आएगी, ये सब्जेक्ट के बाद आएगी, और सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, सिंगुलर की प्लूरल, अरे सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल, क्योंकि फर्स्ट वर्ब का नेचर कैसा होता है, अरे प्लूरल होता है भाई। तो क्रिया का जो डिक्शनरी वर्ड है आपका फर्स्ट वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। जैसे गो क्या है, अरे प्लूरल फॉर्म है, और गोज क्या हो गया आपका, सिंगुलर। तो क्रिया का पहला फॉर्म सेंटेंस में अगला आ सकता है कि नहीं आ सकता है भाई, कब आएगा, कब आएगा, जब ये फाइनाइट वर्ब होती हैं तब। तो क्रिया का पहला फॉर्म कैसा होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट का मतलब जब ये प्रेजेंट टेंस बताएगा खुद, तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो कैसे वर्ब होगी ये, फाइनाइट वर्ब होगी ना भैया, और फाइनाइट होगी, इसका अपना टेंस होगा कौन सा, प्रेजेंट, तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। और फिर भी की तो फिर ये फाइनाइट वर्ब रहेगी ही नहीं, क्या बन जाएगी, अरे बन जाएगी नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में क्या बन जाएगा, ये बेयर इन्फिनेटिव। जो भी आपका अगला ज्ञान कहाँ से आएगा, पीछे से। इसलिए पिछली वाली बातें आप प्रॉपर रिवाइज करोगे ना, तो पढ़ने का अलग आनंद होगा। और आपको लगता है कि हर चीज़ इंडिपेंडेंट है, नहीं, वो कहने के से क्या होगा, आपका लिंक हो जाएगा। तो इसके साथ क्या हो गया, नो हेल्पिंग वर्ब, कब, जब क्या होगी, ये फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक बात है। और क्रिया का पहला फॉर्म जब कैसा होगा आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, तो इसके साथ क्या क्या आ सकता है, तो क्रिया का पहला फॉर्म कैसा आपका, नॉन फाइनाइट होगा ना भाई। और क्रिया का पहला फॉर्म जब नॉन फाइनाइट होगा तो फिर कहाँ मिलेगा, ये सब्जेक्ट के साथ तो कभी नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा ऑब्जेक्ट के बाद कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं और मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट से इसका कोई लिंक नहीं होगा। सब्जेक्ट का लिंक किससे होता है, फाइनाइट वर्ब का, यहाँ तो होगा वाक्य के शुरू में, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाएगा, यू जो इम्प्लाइड होता है आपका, या फिर कहाँ मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ कौन कौन सी आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो क्रिया का पहला फॉर्म जब नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तब इसके पहले क्या क्या आ सकता है, ये पहले से डिसाइडेड है, आप इनको अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। तो अभी इसे पूछ लेते कि बताओ जी बहन जी, आप नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, तो आपके पहले कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब यूज हो सकती हैं। पर इसका टेंस नहीं होगा ना, जो वर्ब कैसे नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट का अपना टेंस तो होता ही नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका टेंस बनाना पड़ेगा। और टेंस बनाएंगे किससे, हेल्पिंग। और हेल्पिंग क्या होती है आपकी, निश्चित रूप से फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकती है अपने साथ। तो आपने पूछा कि बताओ भी आपके साथ क्या क्या आएगा, बहन जी बता दो। तो फर्स्ट वर्ब आपको बता रही है कि देखो भाई साहब, आप मेरे को डू डज के साथ यूज़ करोगे, मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अच्छा लगेगा, खुशी होगी। ठीक बात है। कहता और बताओ, तो आज मौका है आपको। तो क्या, रुक जा बता रही हूँ। क्या हुआ, कहता आप मेरे को कहाँ यूज़ करोगे, डिड के साथ, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अच्छा महसूस होगा, है, आई फील गुड, ग्रेट ना। अच्छा, कहता और बता दो, कहते आप मेरे को कहाँ यूज़ करोगे, आप इन विल के साथ नहीं, इन 11 मॉडल के साथ यूज़ करोगे, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अच्छा फील होगा, है, आई विल फील ग्रेट। ठीक बात है। अच्छा, अब समझ लीजिए, डू डज आ रही है तो कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ तो वर्ब आएगी नहीं, और आएगी तो कौन सी आएगी भाई साहब, फर्स्ट वर्ब ही आएगी। डिड आ रखा है तो वर्ब कौन सी आएगी, यहाँ तो आएगी नहीं, और आएगी तो कौन सी आएगी, सिर्फ फर्स्ट वर्ब ही आएगी। और मॉडल है तो अब ये मतलब है कि आएगी नहीं, मॉडल के बाद वर्ब तो आएगी, क्योंकि मॉडल कभी अकेला यूज होता ही नहीं है। तो फिर कौन सी वर्ब लेगी, ये फर्स्ट वर्ब। और जानते हैं फर्स्ट वर्ब का नाम क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा, जिसका अपना टेंस नहीं होगा। तो ये बना दिया कॉम्बिनेशन, इसको तोड़ने का नहीं। और ये टूटा तो सेंटेंस टूटा, और वाक्य टूटा तो हम तकलीफ में है। ठीक है, ये मामला किसका बना, फर्स्ट वर्ब का, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में। ठीक है, एनी डाउट, कुछ नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर कहाँ पहुँचे, फर्स्ट वर्ब में क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है ना भाई। कहता है हेलो फर्स्ट वर्ब एस ये इसके साथ, कहते हैं हाँ जी। कहते हैं आपको भी हमने सेंटेंस में अकेले आते हुए देखा है। ठीक बात है, अच्छा है, लेकिन हमारे मन में आ रहा है कि हम आपके साथ क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब। तो आप बताओगे या हमारे हिसाब से लगा दें हेल्पिंग वर्ब। तो जानते इसने कहा, कहते भाई जी आज तो पूछा है, आइंदा से कभी पूछा ना तो अपना पंगा हो जाएगा। कहते ऐसा क्या हो गया, तो कि देवता तेरे को पता नहीं कि मैं फाइनाइट वर्ब हूँ पहले से। तो क्रिया का पहला फॉर्म एस, इसका कौन सी वर्ब है, ये
इट इज ऑलवेज फाइनाइट वर्ब, और जिस क्रिया का टेंस पहले से होता है उसके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब या दूसरी फाइनाइट वर्ब यूज नहीं हो सकती। ठीक बात है। तो ये वर्ब क्या कहती है पता है? ऑलवेज अलोन। कब? जब एस और एस लगा हुआ है तब कौन सी हो गई है? प्रेजेंट। और जब प्रेजेंट हो ही गई है तो नो नीड टू यूज एनी टेंस वाली क्रिया। समझ गए? तो क्या हुआ? तो ये वर्ब क्या बोलती है कि मैं उमा भारती टाइप वर्ब हूं। मैं उमा भारती अकेले आई हूं, अकेले जाऊंगी, कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लूंगी साथ में। आप समझ रहे? तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कौन? उमा भारती, मतलब क्रिया का पहला फॉर्म सिंगुलर सेंस में। तो क्या हुआ? नो हेल्पिंग वर्ब एट ऑल, नहीं आ सकती। ठीक है। फिर कहाँ पहुंचे? कहते हेलो सेकंड। तो क्या हुआ आप बता? कहते आपको भी हमने सेंटेंस में अकेले खूब देखा है, और देखा भी होगा निश्चित रूप है। जैसे द बेबी वेंट टू स्कूल, अब वेंट कौन सी वर्ब है? सेकंड। अकेले है कि नहीं भाई? कहते आप अकेले आते, ये तो हमने खूब देख लिया, लेकिन हमारे मन में आ रहा है कि आपके साथ कुछ चिपका दें, कुछ लगा दें। कहते देख आज तो पूछा है, आइंदे से पूछने का नको। कहते क्या हुआ? कहते मेरे साथ कभी हेल्पिंग नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरा अपना टेंस है। और बताओ इसका अपना टेंस क्या है? अरे पास्ट टेंस है। और जिस क्रिया का अपना टेंस है उसके साथ फाइनाइट वर्ब यूज होने का सिस्टम ही नहीं। और नहीं है का मतलब कभी होता है ना कि मतलब कभी कभी बाय द वे है, कोई बाय द वे है ना, कोई कभी कभी है, नहीं इसका कोई अपवाद है। ठीक है। तो क्या हुआ? नो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ? सेकंड के साथ। ठीक बात है। अब जो है ना ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्ब है, ठीक है, इन्होंने अलग से कोई सिस्टम बना रखा अपना। ठीक बात है। अब जानते ही हुआ क्या? ये फर्स्ट का अपना टेंस होता है कौन सा? प्रेजेंट। और नहीं है तो फिर किसी के साथ आ जाएगी। किसके साथ आएगी? सारा सिस्टम अपने सेट कर लिया। ठीक है। फर्स्ट का एस एस क्या होता है? ऑलवेज प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब लेता नहीं है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब लेता नहीं। ठीक बात है। अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन्होंने अलग से मीटिंग करी, और जानते हैं थर्ड वर्ब किसके पास पहुंची? पहली वर्ब के पास। तो क्या हेलो फर्स्ट वर्ब? तो क्या हाँ जी। क्या तेरा टेंस क्या है? कहते भाई साहब मेरा टेंस तो प्रेजेंट है। कहते आपका? तो मेरा तो है ही नहीं। कहते अच्छा ऐसे कैसे? अच्छा फिर थर्ड कहाँ पहुंचा है? ये सेकंड के पास। कहते हेलो सेकंड। तो क्या तेरा टेंस कौन सा है? तो क्या पास्ट है। तो आपका? तो मेरा तो है ही नहीं। ये फिर कहाँ पहुंचे? फर्स्ट में एस एस के साथ कहाँ? कहते आपका टेंस क्या? तो कि मेरा प्रेजेंट। तो क्या आपका? तो क्या ही नहीं। अब इसको आगे टेंशन। ये कहाँ पहुंची? फोर्थ के पास। कहते हेलो फोर्थ। कहते हाँ। कहते तेरा टेंस बता। कहते मेरा तो टेंस है ही नहीं। कहते आपका? कहते मेरा भी नहीं। अरे कि अपन दोनों का टेंस ही नहीं बता। अब ये दोनों भेड़ी होके कहाँ पहुंची? फिफ्थ के पास। कहते हेलो फिफ्थ। तो क्या हाँ टेंस बता। कहते नहीं है। तो क्या देखो अपने साथ क्या हो गया भाई? धोखा हो गया, अन्याय हो गया। अभी तीनों क्रिया कहाँ पहुंची? आपके पास। कहते हमारा टेंस बनाओ। अब आपको पता नहीं कि टेंस बनाए कैसे, तो ये क्रिया याद दिलाएगी। कहते भाई साहब आपके पास है कुछ अपने पास क्या? खजाना, उससे आप हमारा टेंस बना सकते हैं। तो खजाना कौन सा है भाई साहब? हेल्पिंग वर्ब का है, नॉन एक्शन वर्ब का है, और वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक बात है। तो इन क्रियाओं के टेंस होते नहीं है ना। तो ये कहती है कि जब भी वाक्य बनाना पड़ेगा ना और टेंस बनाना पड़ेगा तो अपने पहले कुछ न कुछ हमेशा चाहिए ही चाहिए। मतलब अकेले यूज हो सकती ही नहीं। अब कौन कौन सी आएगी वर्ब इनके पहले? तो ये भी पहले से क्या है? फिक्स है। आप कुछ भी अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं कर सकते, और जहाँ प्लस माइनस किया ना वही क्या होगा? आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब फिर पूछ लेते हैं कि भाई थर्ड वर्ब हो तो फिर बताओ अपने साथ क्या क्या लोगे? तो थर्ड वर्ब बताती है आपको। भी कहते देख भाई साहब मेरे को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? मेरे को हैजब के साथ यूज़ करोगे मुझे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि अच्छा लगेगा, खुशी होगी। ठीक बात है। कहते और बता दो मौका है तो आप मुझे कहाँ यूज़ करोगे? हेड के साथ। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी बल्कि अच्छा लगेगा। और इसके अलावा कहीं यूज़ किया तो तकलीफ होगी या हो सकती है? इसका तकलीफ हो सकती है। इसका अभी थोड़ी सी गुंजाइश बची हुई है जो अगले स्टेप में बात करेंगे। तो फिलहाल तो डिसाइड हो गया कि थर्ड के पहले क्या आएगा? हैजे, और क्या आएगा? आपका हेड आ जाएगा। ठीक बात है। फिर कहाँ पहुंचे? अरे फोर्थ के पास। कहते हैं हेलो फोर्थ। तो क्या हाँ कहते बता आपको क्या क्या चाहिए? तो क्या पूछ मत, जो बची है वो सारी दे दे। हैं क्या क्या बचा है? क्या बचा है भाई? इजारे में, और क्या बचा है? वॉज और वर। इसके अलावा कुछ लगाया तो तकलीफ हो सकती है। ठीक है। थोड़ा सा कुछ बचा है, ये खुल के सामने आ जाएगा अपने पास। ठीक बात है। अब वहां क्या था देखिए? हेल्पिंग वर्ब सारी क्या हो गई?
अरे खत्म हो गई भाई साहब, कुछ नहीं बचा वहाँ पे। डू डज ने अपना क्या ले लिया फर्स्ट, इजारा में क्या ले लिया अपना फोर्थ, हैजव ने क्या ले लिया अपना थर्ड, डिड ने क्या ले लिया फर्स्ट, वॉजवर ने क्या ले लिया फोर्थ, हेड ने कौन सा ले लिया थर्ड, और मॉडल ने छांट के ले ली कौन सी वर्ब फर्स्ट ले ली, कहता ये चाहिए। तो हेल्पिंग तो सारी क्या हो गई, अरे खत्म हो गई ना। और यहाँ कौन सी क्रिया बच गई, अभी और नाराज होगी बोल, कहता पहले तो इन्होंने टेंशन नहीं दिया, ठीक है, और टेंस देते समय हमको पूछा और उन्होंने सारी क्रिया खत्म कर ली। और खास बात देखिए, ये जो है ना पांचवी क्रिया, भाषा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्रिया है, कौन सी, टू फर्स्ट। कभी किसी अंग्रेजी का पैराग्राफ पढ़ के देखना, उसमें टू फर्स्ट पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी मिलेगी आपको। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्रिया कौन सी है इसमें, टू फर्स्ट, जिसे बोलते हैं फिफ्थ, और वहाँ इसे बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। ठीक बात है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो बची नहीं ना भाई, तब कौन कौन सी होगी हेल्पिंग वर्ब यूज, अब ये खुद बताएगी, कहता अब मेरे हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो पांच ही क्रिया के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है, ये भी मामला पहले से क्या है, फिक्स है, प्री डिसाइडेड है, कौन कौन सी होगी और कौन कौन से सेंस में यूज होगी ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक बात है। तो यहाँ तक एक बार इनकी मार्किंग कर लीजिए आप। और भाई साहब तीर सही जगह मारियो, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए इनको बिल्कुल ही ग्रामेटिकली भाषा के सेंस में समझने की वजह क्या होता है, घरेलू सेंस समझते हैं ना, तो बात जल्दी पकड़ में आएगी। तो हो गया, सारा सिस्टम बैठ गया, कौन सा किसके साथ यूज होगा आपका पहले से क्या है फिक्स है। अब क्या करना है, देखिए फिफ्थ के साथ कौन कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है, इसको अलग से आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट बनेगा, अलग से नोट बनेगा, देखिए। तो देखिए फिफ्थ वर्ब के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स, फिफ्थ वर्ब के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स निम्नलिखित हो सकती है। अब देखिए कौन कौन सी होगी, क्या होगा देखिए आपका इजार और क्या हो गया आपका फिफ्थ वर्ब, फिर क्या होगा देखिए वाजर और क्या होगा आपका फिफ्थ वर्ब, मतलब टू फर्स्ट वर्ब होगा कि नहीं भाई। अच्छा उसके बाद क्या होगा, हैज हैव क्या होगा आपका फिफ्थ वर्ब, फिर क्या होगा देखिए हैड और फिफ्थ वर्ब। तो कहाँ कहाँ आती है आपकी देखिए बी वर्ब के साथ, और कहाँ आती है आपकी हैव वर्ब के साथ। बी वर्ब कौन सी होती है, इजारा वाजर के साथ आ सकती है आपकी टू फर्स्ट। हैजव के बाद कौन सी आती है आपकी टू फर्स्ट, मतलब फिफ्थ वर्ब आ सकती है। अब क्या होगा देखिए, अब देखिए हमने मॉडल लिए कितने, वैसे कितने होते हैं अपने पास 13 होते हैं, वहाँ क्या लिए अपने 11, क्यों, 11 के बाद कौन सी क्रिया आती है फर्स्ट वर्ब आती है। और दो बज गए मॉडल अपने पास कौन से, एक तो ऑट और एक कौन सा होता है यूज्ड। इनके बाद क्या आता है, इनके बाद टू नहीं आता, इनके बाद टू फर्स्ट वर्ब आती है। हमने क्या किया पता है, ऑट टू और यूज टू बना दिया, असल में ऑट टू नहीं, ऑट टू फर्स्ट वर्ब और यूज्ड टू फर्स्ट वर्ब। और जानते हैं टू हमेशा कहाँ लिखा मिलता है आपको, ब्रैकेट में। इसका मतलब ये ऑट और यूज का पार्ट नहीं किसका है, आगे आने वाली वर्ब का पार्ट है। तो क्या होगा देखिए ऑट के बाद क्या होता है फिफ्थ वर्ब होगी भाई, और वैसे क्या होता है, इसका इन सब के साथ क्या आता है आपका पांच क्रिया यूज होती हैं, इजारम के साथ, वॉजर के साथ, हैजब के साथ, हेड के साथ, ऑट के साथ, और क्या हुआ यूज्ड के साथ। कौन सी क्रिया आती है आपकी फिफ्थ वर्ब, जो क्या होती है आपकी पांच क्रिया बन के आती है, इसको बोलते हैं टू फर्स्ट वर्ब। ठीक बात है। अब ये किस किस तरह से बन के आती है समझ ले, तो यहाँ समझ में आ गया भी 11 मॉडल क्या लेंगे अपने बाद फर्स्ट वर्ब, और दो मॉडल है अपने पास कौन से ऑट और यूज, ठीक क्या लेंगे अपने बाद टू फर्स्ट वर्ब लेती है, मतलब फिफ्थ वर्ब लेती है। ठीक बात है। अब ये कौन से सेंस में काम में आती है, तो पांचवी क्रिया में दो बातें होती हैं, क्या, इरादा और मजबूरी। अभी लिखा है थोड़ी देर पहले आपने, ठीक है, वही बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ ना,
अब क्या देखिए, इज आर एम और वॉजर के साथ जब आती है आपकी टू फर्स्ट वर्ब फिफ्थ वर्ब, तो इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, इरादा होता है, काम करने की इच्छा जाहिर होती है, काम करने की नीयत होती है इसमें, ठीक बात है। और हैजब के साथ, हेड के साथ है आपके फिफ्थ वर्ब, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें आपका, बाध्यता होती है, मजबूरी होती है, कंपल्सन होता है, ठीक बात है। और फिर पांचवी क्रिया कहाँ आती है, ऑट के साथ, तो बताओ इसमें क्या होता है, ऑट में नहीं बताओगे, अरे ऑट एक मॉडल है जिसमें दो बातें होती है, तीसरी बात ही नहीं होती, कुल मिलाकर क्या होता है, क्या होता है इसमें, एडवाइस होता है। और इसमें क्या होता है, क्या होता है, देखिए मॉरल ड्यूटी कह सकते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक दायित्व, वो किसमें होता है, तो ऑट में दो बातें होती है, क्या क्या, एक तो एडवाइस, दूसरा क्या होता है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन, सलाह, या फिर क्या होता है इसमें, नैतिक दायित्व, ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, यूज के बाद टू फर्स्ट, तो इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होती है आपकी पास्ट हैबिट, और इसमें होता है ये कंडीशन का मतलब शर्त नहीं है, कंडीशन का मतलब कोई स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक बात है। तो यूज्ड में क्या होता है, पास्ट हैबिट है, क्या होता है इसमें, पास्ट की कोई स्थिति बन के आती है, सिचुएशन है, क्या बन के आता है, कंडीशन बन के आती है। तो इजारम वॉजर के साथ आने से क्या होगा आपका, इरादा, हैज हैड में आने से क्या हुआ, कंपल्सन, और के साथ आने से क्या हुआ, एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन, और यूज्ड में आने से क्या हुआ, पास्ट हैबिट है, क्या होगा आपका, पास्ट सिचुएशन है, क्या बनी आपकी, कंडीशन बन के आ गई, ठीक बात है। तो एक आपका यूज ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ऑट के साथ, चौथा क्या हो गया आपका, यूज्ड के साथ, ठीक है। अब इसको कॉपी करें, फिर समझाता हूँ मैं इसको यूज कैसे करना है। तो मामला है आपका फिक्स है। अब एक एक करके इनको जस्टिफाई करते हैं, क्या बात बनेगी, ठीक बात है। तो एक नोट बनता है पहला, लिखिए, तो लेकिन जब कोई फिफ्थ वर्ब, लेकिन जब कोई फिफ्थ वर्ब बी वर्ब के बाद यूज होती है, तो हाँ, जब कोई फिफ्थ वर्ब बी वर्ब के बाद यूज होती है, तो बी वर्ब से मतलब इजार वॉजर के साथ यूज होती हैं, तो इसमें हमेशा इरादा होता है, इंटेंशन होता है। तो इसमें हमेशा इरादा यहाँ क्या होता है, इंटेंशन होता है, ठीक है। जैसे अच्छा, एक बात तो पता है ना भाई, सब्जेक्ट के बाद कभी भी थर्ड वर्ब नहीं आ सकती, सब्जेक्ट के बाद कभी फोर्थ नहीं आ सकते, सब्जेक्ट के बाद कभी टू फर्स्ट वर्ब भी नहीं आ सकती। यदि ऐसा है तो सेंटेंस बन सकता ही नहीं। आप चाहो तो इसे एक बार लिख कर ऊपर कर लो साइड में, देखिए मैंने यहाँ पे टॉट नहीं लिखा है, पता है क्यों, सेकंड भी होती, थर्ड भी होती, फिर आप कलाचुक हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया है, इसका जिक्र कर लेंगे बाद में। तो क्या लिखा, आई टीचिंग इंग्लिश, आई टू टीच इंग्लिश, और क्या लिखा है, आई रिटर्न अ लेटर। ये सेंटेंस बन सकते ही नहीं। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं भाई, कैसे पता, क्या तो पता करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरली यू नो है, बट कंधे उसका था इंग्लिश बोलते समय ना, कंधे उसका था ना भाई, है कहता है ये नेचुरल यू नो बट श्योर। तो ये तीनों वाक्य है नहीं, क्या है ये, और फिर अभी सेंटेंस बोलते हैं तो मामला क्या है, गड़बड़ है। सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना क्या है, मस्ट,
नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं। और सब्जेक्ट लगा दिया नहीं, कैसा महसूस कर रहा है अभी, अलग थलग महसूस कर रहा है कि मेरा साथी कहाँ चलेगा। मेड फॉर ईच अदर कौन, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब लिखा दिया, मेड फॉर ईच अदर, वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बार बार याद करना पड़ेगा उसे। अब बात करते हैं, तो पॉइंट क्या लिखा आपने, जब कोई फिफ्थ वर्ब कहाँ आती है, बी वर्ब के बाद, तो इसमें क्या होता है आपका, इरादा होता है, क्या होता है, काम करने की इच्छा होती है। ठीक बात है। अब मैं लिखता हूँ हिंदी का सेंटेंस, आप क्या करेंगे, इनटू इंग्लिश, ठीक है। और मेरे ख्याल से इससे छोटा वाक्य आपके लाइफ में तो नहीं आएगा, क्योंकि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। अब क्या लिखा है, मुझे जाना है। इस वाक्य से क्या आभास होता है आपको, तो जो भी सब्जेक्ट है ना उसका क्या है, जाने की क्या है, इच्छा है, इरादा है। ये कह रहा है सामने वाला से, कहता मुझे जाना है यार, कहते जाना, हाँ कहते जाऊंगा अभी। अब इसकी अंग्रेजी बनानी, अब जो भी बनेगी एक बार देख लो, फिर देख लेंगे अपन मिलकर आपस में। अच्छा, जब किसी हिंदी वाक्य की पूरी अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है तो आप एक काम करिए, जो जो हिंदी के वर्ड ग्रुप है ना उनकी इंग्लिश बना दो एज इट इज़। फिर बाद में क्या करेंगे, आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में, क्रम में ले आएंगे। ठीक बात है। और हिंदी इंग्लिश में आपको पता है क्रम उल्टा होता है, एक चीज़ समान होती है हिंदी इंग्लिश में, वो क्या होती है आपके सब्जेक्ट, और बाकी सारे जो मामले हैं ना हिंदी इंग्लिश कैसे होते हैं, उलट पुलट होता है। कहीं भी देख लीजिए आप, सब्जेक्ट को छोड़कर सारा मामला कैसा होता है, अपसाइड डाउन, उल्टे पुल्टे होते हैं उसमें सारे। तो इस मुझे से क्या बनेगा भाई पता है, इसे बनेगा आई, और जाना की अंग्रेजी, हाँ अब जो ना आता है तो क्या बनेगा, टू गो। ठीक है। और इस है की अंग्रेजी क्या बनेगा, आई के अनुसार, इरादा है, इसमें मजबूरी नहीं है। इरादा अलग मीनिंग बताता है, मजबूरी अलग मीनिंग बताती है। तो मुझे जाना है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें काम करने का क्या है, इरादा, इंटेंशन है कहीं ना कहीं। अब हिंदी वाक्य बोला मुझे जाना है, तब तो समझ में आ गया। और जिससे बोला ना कि मुझे जाना है, तो आपने क्या बोला, देख मेरे हिंदी समझ में कम आती, मेरे से सिर्फ आप इंग्लिश में बात किया करो, नो हिंदी एट ऑल। कहता ओके सुन मेरी अंग्रेजी, और क्या बोल दिया, कहता आई टू गो एम, क्या बोल दिया, आई टू गो एम। कहता ऐसा कर वापस हिंदी क्या बोल दे भाई, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब सब्जेक्ट की बात, टू गो तो आ ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। अब सब्जेक्ट क्या मांगता है, फाइनाइट वर्ब। अब मुझे बताओ हिंदी में फाइनाइट वर्ब किधर होती है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है, जो कहाँ आएगी भाग के, सब्जेक्ट के साथ, मेड फॉर ईच अदर। क्या बनेगा ये, हो गया आपका सेंटेंस। ठीक बात है। अच्छा, पास्ट में हो सकता है, कहते सुन यार क्या हुआ, कहते मुझे जाना था, मतलब जाने की इच्छा थी लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाया। अच्छा, मुझे खाना खाना था, इसका मतलब इच्छा तो थी काम करने की, लेकिन किसी वजह से आप काम नहीं कर पाए। तो मुझे जाना था कि अंग्रेजी क्या बनेगी, अरे आई वॉज टू गो। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं लिखना, साथ में कॉपी कर लीजिए। तो मुझे जाना है का मतलब क्या हुआ, आई एम टू गो, और मुझे जाना था तो क्या होगा, आई वॉज टू गो। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्ब यूज नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती का मतलब इसका कोई अपवाद भी नहीं है। ठीक है ना, अपवाद होता है ना, कभी बार कहते हैं ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई वॉज टू गो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे जाना था। इसका लिख लो हिंदी वर्जन। अच्छा, अब जानते हैं हमारे अंदर क्या होता है, जब हमें दिखते ना ई जा रहे हम दिखती, इसके बाद क्या लगाने का मन करता है, हाँ इसमें लगाने का मन करता है फोर्थ वर्ब, लेकिन इजारम के बाद हमेशा फोर्थ वर्ब आए कोई ज़रूरी नहीं है। कौन सी आती है, तो फोर्थ आती है छोटे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उनको इतने ही पढ़ाते हैं। अभी आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं अभी, अरे आप तो बड़े बच्चे हो गए, दूध पीने वाले थोड़ी हैं, नहीं अब तो जूस पीने वाले हो गए ना भाई, तो अब जूस वाली वर्ब चाहिए तो क्या होगा, दैट इज। अच्छा, ये तो मामला किसका बना, आपका इरादे का बना। ठीक है। अच्छा, फिर बात क्या करते हैं, तो जब कोई फिफ्थ वर्ब कहाँ आती है,
हैव वर्ब के बाद तो इसमें क्या होती है आपकी मजबूरी होती है, ठीक बात है। अच्छा, प्रेजेंट की इरादा कैसे, इजारा हमसे, पास्ट का इरादा कैसे हो गया। अच्छा, है प्रेजेंट की मजबूरी कैसे होगी, है से, और पास्ट की मजबूरी कैसे बन जाएगी आपकी, हेड से बन जाएगी। तो अब लिखे नोट करके, दूसरा नोट, तो लिखे जब कोई फिफ्थ वर्ब, जब कोई फिफ्थ वर्ब हैव वर्ब के बाद यूज होती है, तो जब कोई फिफ्थ वर्ब हैव वर्ब के बाद यूज होती है तो इसमें हमेशा मजबूरी होती है, तो इसमें हमेशा मजबूरी होती है, बाध्यता होती है, कंपल्सन होता है। क्या होता है इसमें, कंपल्सन होता है। स्पेलिंग गलत मत करना भाई साहब, क्योंकि आपकी नोटबुक किसी और ने देख ली ना, ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले ने, कहते बता 12 दे रहा है, तो हम तो 5 में पढ़ रहे हैं, और देख लेने कहते ये पढ़ रहे हैं 12 में हैं, फिर तो तकलीफ है ना भाई। इसलिए भाई जो कुछ भी लिखे ना बड़े होश आवास में लिखे, ठीक है ना भाई। जो लिखूंगा सही लूंगा, सही के अलावा कुछ भी नहीं लिखूंगा, लिखूंगी, ठीक बात है भाई, ओके। तो क्या बनता है आपका, हैज एव हैड के साथ क्या आता है आपका, फिफ्थ क्या बन के आता, मजबूरी बाध्यता बन के आती, ठीक है। जैसे लिखो हिंदी का सेंटेंस, तो लिखिए मुझे जाना पड़ता है, एक सुबह 7 बजे वाला बच्चा है, उसने मेरे से कहा कि सर मैंने आज एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, किसका खरीदा, कहते 24/7 अड्डा। ये पता होगा ना आपको, 24/7 एक अड्डा है, हाँ एप्लीकेशन है आपका, ठीक बात है, उसमें सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। उसने लिया कि इसका बैंक पीओ का, कैसा धोखा हो गया मेरे साथ। मैंने कहा हुआ क्या, कहते इंग्लिश को उसने 50 घंटे में पूरी कर दी कितने घंटे में, 50 घंटे, मतलब 50 लेक्चर है, घंटे नहीं है उसमें, कभी 45 मिनट है, कभी आधा घंटा, कुल में कितना हो गया वो 50 लेक्चर में क्या कर दिया, इंग्लिश को पूरा कोर्स करा दिया, ठीक बात है। और उसमें वो भी बता दिया कंपोजिशन पार्ट भी। तो मैंने कहा PQRS का क्या हुआ, तो वो भी बता दिया उसने। तो मैंने कहा तूने कितना फॉलो किया था, कि कुछ नहीं किया। और भाई साहब 50 घंटे का तो यहाँ नाउन होता है अकेला, उसने 1 घंटे में नाउन पूरा, 1 घंटे प्रोनाउन पूरा, आई वी यू दे ही शी इट, क्या हो गया प्रोनाउन, नाउन में नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग एनिमल क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक बात है। अब वो कैसे करेगा बच्चा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, मुमकिन ही नहीं है, वो तो अनाड़ी है, बोला है, मासूम है, उसे दिखाई समझ में नहीं आता क्या कह रहा है, तो कैसे करेगा। तो जो 50 घंटे के अंग्रेजी है भाई साहब, वो क्या हुआ, मच 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 लेस, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं कुछ में कुछ आ जाएगा भाई साहब, संभव ही नहीं है। लेकिन चल रहा है। अभी सारे बच्चे कल आ चुके हैं, अभी कन्फ्यूज हैं, कैसे पता है, क्योंकि कोरोना के दौरान सारे क्लास क्या चलती, ऑनलाइन चलती थी ना भाई। ऑनलाइन में कोई 100 में दे रहा है कोई 150 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है, कोई 600 में दे रहा है, अलग अलग तरह की अंग्रेजी। अरे दे रहे कि नहीं भाई, ले ली। अब जब ऑफलाइन में आया तो वो जो 100 थे ना, वो 1000 में क्या हो गए कन्वर्ट हो गए। अब वो सोचता है कि पढ़ूंगी नहीं पढ़ूँ, पढ़ूंगी नहीं पढ़ो। और कई बार क्या है, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना क्या होता है, करियर को चैलेंज कर जाता है। और ऑनलाइन पढ़ाई से भाई साहब सिलेक्शन का जो मामला है ना, वो बहुत दूर है अभी, और राजस्थान में तो बहुत तकलीफ है। बाकी जो और तरह की कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी अलग है ऑनलाइन पढ़ने वाली, उनको समझ में भी आता है। लेकिन अपने वाले जो है ना लॉबी, ये नहीं। और अपनी लॉबी है, इनको पहले बेसिक नॉलेज होता नहीं, और सीधा क्या करते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं। वो जो लॉबी होती है ना, उनको बेसिक नॉलेज पूरा होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उनको एडवांस पढ़ाते हैं, कहाँ, ऑनलाइन। और यहाँ पे ऑनलाइन एडवांस पढ़ा दिया ना, कहते मौको कहाँ पढ़ा रहा है समझ नहीं आ रहा है, ऐसे हो जाता है कि नहीं। तो अपना बेसिक कैसा है, अरे बहुत वीक, बहुत मतलब कमज़ोर भी, इतना कमज़ोर है कई बार तो ऐसा लगता है कि 6ठी क्लास भी माइनस में चले गए हम लोग। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये कोई बड़ी क्लास का मैटर नहीं है,
जब जब अंग्रेजी का वाक्य बनेगा तब तब ये सारे यूज होंगे। और ये बेसिक वाक्य बिल्कुल छोटे, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, ये कौन सी क्लास के वाक्य हैं? जो आप तैयारी करें वो नहीं, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका बेसिक तैयार करें, इसके बेस पर आपके सारा का सारा एडवांस मैटर शुरू हो जाएगा। तो क्या लिखा है, मुझे जाना पड़ता है। अब मुझे का मतलब क्या हुआ, आई बनेगा, और तो बन ही नहीं सकता ना। जाना के अंग्रेजी क्या है, टू गो, बाकी तरीका है नहीं। और पढ़ता है का मतलब क्या हुआ, ये होगा आपका हैव, किसके अनुसार, क्योंकि आई के साथ क्या आता है फिर, हैज तो आता नहीं, फिर क्या लगाना पड़ेगा, हैव। अभी जो वाक्य लिखा ना, आई टू गो हैव, ये कैसा है, समवॉट अजीब सा सेंटेंस है ना, तो क्या करना पड़ेगा इसे, तो सब्जेक्ट क्या मांगता है, फाइनाइट वर्ब। वर्ब फाइनाइट कौन सी है, हैव। हिंदी में कहाँ मिलती है, एट द एंड। इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस। अब इसमें क्या है, जाने की मजबूरी दर्शा रहा है, जो भी इसका सब्जेक्ट है वो। अच्छा, आप लोगों को अंग्रेजी पढ़नी है या पढ़नी पड़ती है, अब तो पढ़नी है, तब तो इरादा पढ़नी पड़ती है, तो भाई साहब मजबूरी, मजबूरी में किया हुआ काम हाँ सक्सेसफुल नहीं रहता है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को खाना बनाना पड़ता है, बनाना है, अरे भाई साहब है, खून के आंसू बहते हैं जब खाना बनाते हैं, तब क्या है उनकी, अरे मजबूरी है, ठीक बात है, मजबूरी होगी तो फिर कैसे बनेगा, हैज हैव हैड से बन के आएगा। प्रेजेंट की मजबूरी कैसे बन जाएगी, हैज हैव से, और पास्ट की मजबूरी कैसे हो जाएगी, हैड से। तो अगला वाक्य लिखे पास्ट टेंस का, लिखे मुझे जाना पड़ा। तो देखिए मुझे जाना पड़ता है, तब तो क्या होगा आपका, आई हैव टू गो। और मुझे जाना पड़ा तो क्या होगा, आई हैड टू गो। इसका मतलब जाने के बाद पछता रहे हैं भाई साहब। जाना पड़ा का मतलब क्या हुआ, नहीं जाना था, मजबूरी में गया, अब क्या हो रहा हूं मैं, अरे पछता रहा हूं। तो क्या हो गया, पास्ट की क्या होगी आपकी, मजबूरी हो गई। तो क्या बनेगा सेंटेंस, अब कैसे जरा देखिए, घर पे शादी का कार्ड आता है, ठीक बात है, और कार्ड आपने देखा, आपने इरादा बना लेके इस शादी में, तो क्या होगा, हाँ मैं जाऊंगा, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि यार भाई आना यार, अपने काम है, तो नहीं मेरे को शादी में जाना है, क्या है, अरे इरादा है भाई काम करने का, ठीक बात है, अब शादी में जाना है, ठीक बात है। अब हुआ क्या, एन वक्त पे पिताजी आए, कहते बेटा तू रहने दे मैं चला जाता हूँ। अब क्या हुआ, अब मामला हो कि पिताजी चले गए, अब लास्ट में क्या बोलते हैं, कहते मुझे शादी में जाना था। शादी में जाना है तो जाने से पहले का इरादा, और शादी में जाना था तो इरादा था, लेकिन किसी वजह से काम को कर नहीं पाए, तो प्रेजेंट का इरादा होकर किसका हो गया, पास्ट का इरादा, ठीक बात है। अब फिर शादी का कार्ड घर पे आता है, ठीक बात, देखा, कहता मैं इसमें नहीं जाऊंगा, अपने इसमें जाने की इच्छा कहते नहीं है। और एन वक्त पे पिताजी ने कहता बेटा ऐसा कर, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। अब क्या हुआ, अब गए, मज़ा भी नहीं आया, और आकर क्या बोलते हैं, कहते यार क्या बताएं, कहते हुआ क्या, कहते शादी में जाना पड़ा। इसका जाने के बाद क्या हो रहे हैं, अरे दुखी हो रहे हैं भाई, ठीक बात है। तो पास्ट का इरादा क्या हो गया, वॉज वर से, प्रेजेंट का इरादा क्या हो गया, इधर एम से, प्रेजेंट का मजबूरी क्या होगी आपकी, हैज हैव से, पास्ट की मजबूरी कैसी होगी आपकी, हैड से हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वाक्य लेकर आऊँ इंग्लिश का, आप उसका हिंदी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक बात है भाई। फिर तो ये तो मॉडल हो जाएगा, आई यूज टू गो, जो बात ही बदल गई, ये पास्ट की हैबिट हो गई है। तो और पास्ट की हैबिट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की मजबूरी की बात कर रहे हैं अभी। तो जैसा हिंदी वाक्य होगा वैसे क्या बनेगा इंग्लिश, और जैसे इंग्लिश वाक्य होगा वैसे क्या बनेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी बनेगा। अब यदि आपने हिंदी इंग्लिश में तालमेल नहीं है तो फिर सारा मामला क्या होगा भाई, गड़बड़ टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ देखता हूँ इंग्लिश के वाक्य, क्या करेंगे उसका अपने हिसाब से हिंदी वर्जन देख लेना अपने हिसाब से ना। तो अपना भी तो हिसाब किताब है ना कोई, हाँ कहते श्योर पक्का।
कॉपी कर लें। हाँ, क्या लिखा देखिए सेंटेंस, वी आर टू डू दिस वर्क का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये कार्य करना है, यहाँ पर हमें इस कार्य को करना है, इसका मतलब क्या हुआ, करने का इरादा, इंटेंशन है। वी वर टू डू दिस वर्क का मीनिंग क्या हुआ, हमें ये कार्य करना था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन इरादा हमारा था, किसमें, अरे पास्ट में हो गया ना भाई। अच्छा फिर क्या लिखा है, वी हैव टू डू दिस वर्क का मतलब क्या हुआ, हाँ हमें ये कार्य करना पड़ता है, इसका मतलब हमारा इरादा कतई नहीं है, मजबूरी में आके इस काम को करते हैं। तो क्या बनेगा इसका मतलब, हमें ये कार्य करना पड़ता है, और हेड से क्या होगा, हमें ये कार्य करना पड़ा, पड़ता था नहीं, पड़ा। समझ में आ गई आपकी दोनों बातें। अब किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑट। ऑट के बाद क्या आता है, फिफ्थ तरफ क्या होती है, टू फर्स्ट होती है। इसमें दो बातें, क्या क्या होता है, एडवाइस और क्या होता है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन। तो लिखिए नोट बनाकर, तो लिखिए जब कोई फिफ्थ वर्ब, तो लिखिए जब कोई फिफ्थ वर्ब ऑट के बाद यूज होती है, तो जब कोई फिफ्थ वर्ब ऑट के बाद यूज होती है तो इसमें एडवाइस और मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। तो इसमें एडवाइस और क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। जैसे अच्छा सलाह से मतलब क्या हुआ, अरे किसी को समझाना बुझाना है, चाहिए के अर्थ में, तो क्या होता है, अरे वोट होता है कि नहीं भाई। तो लिखता हूँ सेंटेंस, देखना उसका मीनिंग क्या होगा, क्या लिखा देखिए, यू ऑट टू वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ, आपको मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो ऑट में क्या होता है, चाहिए, और चाहिए कब होता है, या तो एडवाइस में या फिर क्या, तो मॉरल ऑब्लिगेशन में। तो ऑट का मीनिंग हिंदी में क्या निकलेगा, चाहिए का अर्थ लेगा आपका, ठीक बात है। और इसके बाद चाहिए क्या आपको, टू फर्स्ट ऑफ चाहिए। तो 13 मॉडल में से दो ऐसे होते हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, टू फर्स्ट, और बाकी सब क्या लेते हैं, फर्स्ट वर्ब लेते हैं। जो क्या होता है आपका बेर इन्फिनेटिव होता है, और टू फर्स्ट कौन सा होता है, टू इन्फिनेटिव होता है। तो टू मॉडल्स टेक टू इन्फिनेटिव एंड अदर मॉडल्स टेक बेर इन्फिनेटिव, जो क्या होता है आपका फर्स्ट वर्ब होती है ना। क्या लिखा देखिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसका मतलब हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्या है ये, सलाह है या नैतिक दायित्व है, ये नैतिक दायित्व है, नैतिक ड्यूटी हमारी, क्या बनेगा, दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन। हाँ, शुड आएगा तो बेर इन्फिनेटिव, ऑट आएगा तो टू इन्फिनेटिव, दिक्कत का मीनिंग दोनों का सेम है। तो शुड और ऑट रिप्लेसेबल है, बट फर्क क्या रहेगा, शुड के बाद कौन सी क्रिया आती है, फर्स्ट, और ऑट के बाद कौन सी आएगी, टू फर्स्ट, फिर दिक्कत का है, ठीक है। अब लिखिए अगला नोट इसका, अब किसकी बात करते हैं, देखिए मॉडल यूज्ड की बात करेंगे, ठीक बात है। तो लिखे नोट बनाकर, तो लिखिए जब कोई फिफ्थ वर्ब, जब कोई फिफ्थ वर्ब यूज्ड के बाद यूज होती है, तो जब कोई फिफ्थ वर्ब यूज्ड के बाद यूज होती है, तो इसमें पास्ट हैबिट, तो इसमें पास्ट हैबिट
या पास्ट कंडीशन होती है। तो इसमें पास्ट हैबिट या क्या होती है, पास्ट कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। क्या होती है इसमें, पास्ट कंडीशन क्या होती है, पास्ट सिचुएशन होती है। ठीक बात है। जैसे अब समझे इस बात को। अब क्या लिखा था कि यूज्ड के बाद क्या लगा रहे हैं आप, टू फर्स्ट वर्ब। क्या बताएगा ये, पास्ट हैबिट। मीनिंग क्या देगा ये, करता था, फिर क्या होगा, किया करता था। और यूज जो मॉडल है वो प्योर पास्ट टेंस में आता है, इसका प्रेजेंट टेंस से कोई लेना देना। जब लिख रहे हैं पास्ट हैबिट और पास्ट सिचुएशन, इसका मतलब क्या हुआ, अरे प्योर पास्ट है, ये प्रेजेंट टेंस में कभी यूज होता ही नहीं हो, नहीं होता का मतलब नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या होगा, देखिए। तो एक तो कैसे आता है, देखिए, यूज्ड टू फर्स्ट वर्ब के साथ, और एक आता है यूज किसके साथ, टू बी वर्ब के साथ आएगा। और बी वर्ब साथ तो क्या होगा, ये क्या बताएगा, ये पास्ट की कंडीशन बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, इसमें हुआ करता था। अब देखिए मैन वर्ब लगा रहे हैं आप, तब तो इसमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और बी लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक्शन नहीं होगा। तो एक तो बताएंगे किया करता था या करता था, दूसरा मीनिंग क्या बताएगा, हुआ करता था। इसका मतलब यूज्ड मॉडल दो तरह से काम में आ सकता है, टू फर्स्ट वर्ब के साथ और टू बी के साथ। इसके अलावा इसका तीसरा यूज ही नहीं है। तो दो मॉडल तो आपके आज ही पूरे हो गए। 13 में से कौन से, ऑट और यूज्ड। फिर दिक्कत कहाँ है, इसके अंदर है ही नहीं ना। बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके वाक्य लिख लेते हैं। ठीक है, वाक्य का मीनिंग देखना क्या निकलेगा। क्या लिखा, देखिए, ही यूज टू स्मोक व्हेन ही वॉज एट स्कूल। इसका उच्चारण होता है अंग्रेजी में स्कूल। अरे बोलते हैं ना पंजाबी हरियाणी बोलते हैं स्कूल। तो फोनेटिक्स का मामला होगा तो और भी कुछ अलग तरह से आनंद आएगा। लेकिन पहले एक बार ग्रामर में पकड़ मजबूत कर दो। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे पता है, वह धूम्रपान किया करता था, पर करता था कब, जब मैं स्कूल में था। तो स्कूल की बाउंड्री में था कि जब स्कूल में कोई पढ़ता था तब, कैसे पता चला ये, तो देखिए, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या हुआ, जब कभी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और क्या होगा, जब कभी यूनिवर्सिटी में थे। नॉट टॉकिंग अबाउट बाउंड्री, जब कभी वहाँ पढ़ाई किया करते थे तब की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो एट स्कूल का मीनिंग क्या हुआ, जब स्कूल में थे। एट कॉलेज का मतलब क्या हुआ, जब कॉलेज में थे। एट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, जब कभी यूनिवर्सिटी में थे। तो एट से क्या बन रहा है इसका, तो एट स्कूल, एट कॉलेज और एट यूनिवर्सिटी, ये क्या बता रहा है, पास्ट टेंस बता रहा है ऑटोमेटिकली। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते ही नहीं है। तो क्या होगा, देखिए, यूज के बाद टू स्मोक, क्या होगा ये है पास्ट हैबिट। तो देखिए, जब स्कूल में था तब धूम्रपान करता था, क्या करता था। अब वो न तो स्कूल में है और नहीं धूम्रपान करता है, या फिर पान बदल गए हैं। अरे ये भी हो सकता है ना भाई, हैबिट थी उस टाइम क्या करने की, स्मोक करने की, अब न तो वो स्कूल में है अब, और नहीं उसकी अब हैबिट है। ये कौन बता रहा है, अरे वाक्य बता रहा है भाई साहब। और मीनिंग कैसे निकालेंगे आप, जैसे वाक्य में शब्द होंगे वैसे का निकलेगा आपका मीनिंग निकलेगा। अपनी तरफ से मीनिंग थोपा नहीं जा सकता। ठीक बात है।
अब क्या लिखा देखिए, ही यूज टू बी, क्या लिखा है, वेरी, नहीं बोलो ना क्या उच्चारण है इसका, तो इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट होता है, न में एक ही मात्रा नहीं, न में छोटी की मात्रा, क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं इसे, ऑनेस्ट। बस यहीं से आपका वो जो आ गया ना कभी किसी दिन क्या, ट्रांसक्रिप्शन, तो गलती हो जाएगी, लेकिन पढ़ने के बाद फिर नहीं होगा दिक्कत, ठीक है ना। तो नहीं वो तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुंभा जोड़ा। अब उस नेस्ट को कहाँ लिंक किया, इसके साथ। और इंग्लिश में शब्दों के साथ लिंकिंग नहीं होती, हर शब्द का अपना एक सिस्टम है, वो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ निष्ठ नहीं होगा, वहाँ तो क्या होगा, नेस्ट है। और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ऑनेस्ट। कहता आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, तो ये स्पेलिंग नहीं है, ये साउंड को आपने क्या लिखा है, वर्बली लिखा है इसको। तो दैट इज ओ, ना में छोटे की मात्रा स, और क्या हुआ, दैट इज ट। और सिलेंडिंग बार में होने का मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट ए स्पेलिंग, क्या है ये, हाँ ट्रांसक्रिप्शन है, क्या है ये, उच्चारण है, ये प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या इसका मीनिंग निकला भाई, ही यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट का मतलब, बहुत ईमानदार। हाँ वो बड़ा या बहुत ईमानदार हुआ करता था, अब की जानकारी नहीं है। ठीक बात है, होता है जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपने इमेज बना रखी कि बंदा बहुत क्या है, ईमानदार है, मतलब डेड ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट है कि मर जाएगा लेकिन बेईमानी ही नहीं करेगा। और एक दिन अखबार में उसी के कारनामे फ्रंट पेज पे दिखा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कहता रहिए ये तो बड़ा ईमानदार हुआ करता था, उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, ही यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक बात है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ में आते जाते, ठीक बात है। और एग्जाम होने के बाद कौन कहाँ लग जाएगा पता ही नहीं है, ठीक बात है। और फिर मुलाकात होती है तो फिर पुरानी बातें क्या आती है, याद आती है, ठीक है। तो एक मोटा व्यक्ति दुबले पतले से मिला, और दुबला किससे मिला, मोटे से। अब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कहते हैं अबे साले तू तो बहुत पतला हुआ करता था, कहते तू मोटा हुआ करता, जो पतला था वो तो कैसा हो गया, मोटा, और मोटा क्या हो गया, पतला हो गया। ऐसे कैसे, तो कि मेरा तो ब्याह हो गया भाई, है तनाव आ गए, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई और नौकरी लगी नहीं भाई, तो क्या हुआ, पतले हो गए। तो बड़ा पतला हुआ करता था तो क्या हुआ, यूज टू बी थिन। और मोटा हुआ करता था क्या होगा, यूज टू बी फैट। कहाँ दिक्कत है। अच्छा कभी होता है ना भाई, हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, तो क्या हुआ, तो देयर यूज टू बी ए बरगद का पेड़ इन आवर विलेज। क्या होता है बरगद का पेड़, बनियान ट्री, बनियान नहीं कोई नहीं। तो जब हुआ करता था तो क्या बनेगा आपका ये टू बी से, और करता था में क्या होगा आपका यूज टू, और फर्स्ट वर्ब से बनेगा। तो यूज कैन बी यूज विद टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टू मैन वर्ब के साथ और टू बी के साथ। बी का अपना क्या निकलेगा, सिचुएशन कंडीशन, और मैन वर्ब का क्या निकलेगा, आपका एक्शन निकल जाएगा। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पांचवी क्रिया जो कहाँ कहाँ आती है, इजारम के साथ, वॉजर के साथ, हैजब के साथ, हेड के साथ, ऑट के साथ और यूज के साथ, हो गए ना। तो पांचवी क्रिया कहाँ कहाँ आ सकती है, इनके साथ। और क्या क्या कारनामे करेगी वो भी आपका सारा समझ में आ गया। तो कभी इरादा का कारनामा, कभी मजबूरी का। और यूज में दो बातें, पास्ट की हैबिट और पास्ट की कंडीशन। ऑट में क्या हुआ, एडवाइस, और क्या हो गया, मॉरल ऑब्लिगेशन। कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या लिखा है देखिए, उच्चारण सेम है या अलग अलग है। तो देखिए दोनों स्पेलिंग कैसी दिख रही है आपको, अलग। एक दिख रही है सी से और एक दिख रही है एस ई से। ये तो क्या है, तो सी ई वाला क्या आपका नाउन फॉर्मेट में है, और एस ई वाला क्या है, वर्ब में। ठीक बात है। ये जो मैं आपको शब्द लिखा रहा हूं ना, इन पे फोकस कर लेना।
नहीं नहीं, वो तो नाउन और वर्ब से पता चल जाएगा, वो बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक बात है। अभी थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ उच्चारण पे ना। तो एडवाइस नाउन है तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सलाह हो जाएगा ना भाई। और ऐसी वाला तो वर्ब है तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सलाह देना का मीनिंग देगा, ठीक है, सलाह देता है, क्रिया का पहला फॉर्म है ना। और प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा अभ्यास, जो क्या है नाउन के रूप में। और अभ्यास करता है तो क्या होगा आपका, एस ए वाला वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, वो बन जाएगी वो। तो अलग अलग स्पेलिंग है और उच्चारण सेम है कि अलग अलग है भाई, देख लो भाई, ऐसे को कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, अब मत करना भाई, ठीक है ना, डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए इसका उच्चारण क्या होता है, एडवाइस, और क्या होता है एडवाइस, सेम उच्चारण नहीं है। तो सी का उच्चारण कैसे बनेगा आपका, स से बनेगा, और एस ई का उच्चारण कैसे बनेगा, ये ज से बनेगा। क्या ज बनेगा कि ज बनेगा कि ज, ही बनेगा बिंदी के साथ, है भाई, कि जितने भी ज आते हैं सारे क्या हैं, बिंदी वाले हैं। इट्स बी कॉज, क्या होगा ज। अच्छा फिर क्या लिखा है, अच्छा आप उच्चारण देख रहे हैं क्या लिखा है, हाँ, और दूसरे का नहीं बोलो ना। तो अब वही था ना, जैसे भाई अपने कहा था कि नेक्स्ट का क्या था और ये ऑनेस्ट का क्या हो गया, ऐसे मिलान नहीं कर सकते कभी, ठीक बात है। इन दोनों का उच्चारण क्या है, अलग अलग है, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है, अलग अलग है, ठीक बात है। और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन उच्चारण सेम है, बस ये दिक्कत है इसमें। उच्चारण दोनों के सेम है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अलग है। और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उच्चारण दोनों डिफरेंट है। इनको घर जाके एक बार देखना डिक्शनरी में, ठीक है ना भाई, है ना अपने पास। यहाँ वेज खाई, यहाँ लाए भी नहीं थे कभी, अरे होगी तो सही ना। हाँ कभी कभी नहीं भी होती है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब क्रियाओं का आप इस तरह से यूज करते हैं, कौन सी किसके साथ यूज होती है, तो इससे क्या बन के आता है बताए, इनसे टेंस बन के आते हैं। क्या बन के आता है, टेंस कैसे बन के आता है, जरा देखिए। क्रिया का पहला फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट का सिंपल या प्रेजेंट का इंडिफिनिट, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अच्छा क्रिया का पहला फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस, कौन सा टेंस है, अरे प्रेजेंट का सिंपल या प्रेजेंट का इंडिफिनिट, और कोई आपके पास तरीका ही नहीं है। क्रिया का सेकंड फॉर्म ऑलवेज पास्ट सिंपल, या क्या होता है आपका पास इंडिफिनिट, और कुछ बात ही नहीं इसमें। अच्छा उसके बाद कौन सी वर्ब होती है, थर्ड वर्ब। थर्ड के पहले क्या होता है, हैज हैव, तो हैज हैव से बनेगा प्रेजेंट, थर्ड से बनेगा परफेक्ट, दोनों मिलकर क्या हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। किसने बनाया, वर्ब के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अच्छा हेड के साथ क्या लगा दिया आपने, थर्ड, तो क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट, कहाँ दिक्कत है। अच्छा उसके बाद इजारम की बात क्या लगा दिया आपने, फोर्थ वर्ब। इजारम का मतलब प्रेजेंट, फोर्थ का मतलब होता है कंटिन्यूअस, दोनों मिलकर क्या हुआ, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, बना कि नहीं बना। अच्छा वोजर के बाद क्या लगा दिया आपने, फोर्थ वर्ब, तो क्या होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस, अरे बना कि नहीं बना, तो फिर दिक्कत कहाँ है। अच्छा उसके बाद क्या बचा अपने पास, अरे पांचवी क्रिया बची कि नहीं, पांचवी क्रिया के पहले इजारम है तो प्रेजेंट है, वॉजर है तो पास्ट है, हैजेव है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, परफेक्ट नहीं बोलेंगे इसे, वो आदत पड़ी कि हैजेव का मतलब परफेक्ट नहीं होता, हैजेव का मतलब सिंपली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा हैड है तो क्या होगा आपका पास्ट, और ऑट प्रेजेंट टेंस होता ही, पास्ट में यूज नहीं होता, और यूज्ड प्योर पास्ट टेंस से प्रेजेंट होता ही नहीं, तो दिक्कत कहाँ है फिर। तो इन क्रियाओं के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं आपके, टेंसेज बनते हैं। तो जब भी क्रियाओं को ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनेंगे, टेंस बनेंगे। और जब जब आप टेंस बनाएंगे तब तब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में बन के आएगा। किसमें बनेगा आपका, तो जब जब आप टेंस बनाएंगे ना तब उसका सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, एक्टिव वॉइस में बनेगा, ठीक बात है। अच्छा इसको आगे बढ़ाने से पहले एक वाक्य लिख रहा हूँ, उसका आपको टेंस बताना है, टेंस तो बता दोगे ना, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा इसे बता दो,
सिर्फ टेंस बताना है बस, बाकी कुछ नहीं। और एग्जाम आपका ये प्रश्न आता है कि इसका टेंस बता दो, आप पास हो जाओगे, आपका ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक ही सेंटेंस आया है। अरे पूरे पेपर में एक ही सेंटेंस है, टेंस बता दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहते ऐसा काश ऐसा हो जाए। क्या टेंस है इसका? कुछ जो आप ढूंढ रहे हो तो इसमें ही नहीं। हाँ बता देना क्या हो जाएगा। ये सारे ऐसे ही हैं अपने। हाँ भाई, कौन सा टेंस है? अभी आपस में देख रही मत बता, मैंने भी नहीं, तू भी मत बता अभी। हाँ भाई, प्रेजेंट में 4 होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, और क्या होता है परफेक्ट। तो सिर्फ प्रेजेंट नहीं बताना है, पूरा बताना है टेंस कौन सा है। कहते आधा तो आप बताओगे ना तो। हाँ भाई, हाँ ब्रिज मोहन कृष्णा बता, ये ऐसा क्यों आपके साथ? हाँ भाई साहब, प्रेजेंट का परफेक्ट हैज़ के साथ थर्ड होती तो बनता है। ये हाँ, ये भी सारा सवाल पैदा होता है। अब देखिए सेंटेंस में संदेह हो रहा है। अरे बाबा, प्रेजेंट का परफेक्ट तब होता है जब हैज़ के साथ थर्ड वर्ब होती है। अभी तो किसके साथ है? अरे इज के साथ है। हाँ भैया, है भाई। देख भाई साहब, एक ही सवाल पूछा तो ऑप्शन क्यों देगा? कहते इसका जवाब दे दो, सही से आपका सिलेक्शन हो जाए, ग्रेड सेकंड में मार्क्स आप बन जाओगे। अब भाई साहब सुन लीजिए, बिना टेंस का सेंटेंस बनता ही नहीं। आपको तो इसके टेंस क्या लेना देना है? तो बिना टेंस का तो वाक्य बनता ही नहीं भाई। हाँ विनय, नहीं पैसिव फॉर्म का टेंस नहीं है इसका। हाँ भाई, ऐसे मुझे ही नहीं पता, बाद में बताऊंगा। तो हो गया हमारा हिसाब किताब ना। सेंटेंस 1000% सही। इस तरह का सेंटेंस पहले भी लिखा रहा मैंने आपको, मैंने कहा वक्त आने पर वापस लिखवाऊंगा। ये सेंटेंस लिखा हुआ आपने पहले? मैंने कहा वक्त आएगा तब बताऊंगा ना, अभी नहीं। एक बार फिर नहीं, अभी अगले स्टेप में आएगा आपका। तो एक नोट बनता है, इन पूरे जो चार्ट बना ना आपने क्या देखा, जब क्रियाओं को इस तरह से यूज करते हैं तो क्या होता है, इनसे टेंस बनता है और सेंटेंस किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक बात है, लिखे नोट करके। और नोट किसका है बताइए, जो आपने अभी तक भेजामारी करी, कौन सी वाली, कि कौन सी मैन और अब किसके साथ यूज होती है और कौन सी हेल्पिंग किसके साथ यूज होती है, ये पूरा का पूरा सिस्टम का नोट लिख रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक बात है, तो ध्यान रखना नोट किसका है, ये जो भी तालमेल बैठा है ना, किसका, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, उसका नोट बनेगा आपका यहाँ पे। तो लिखिए, जब क्रियाओं को इस तरह से यूज किया जाता है तो क्या है, जब क्रियाओं को इस तरह से यूज किया जाता है तो, जब क्रियाओं को इस तरह से यूज किया जाता है तो इनसे टेंस बनते हैं। तो इनसे क्या बनते हैं, टेंस बनते हैं, तथा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, तथा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। सेंटेंस किस में होता है आपका, एक्टिव वॉइस में होता है। अब जो लिखते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, इसका मतलब वॉइस और भी होता है, कौन सा, इसका मतलब कितने वॉइस हुए। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, यहीं से निकलेगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। अच्छा, वॉइस किसा, वाक्य का होता है कि वर्ब का होता है? हाँ, वॉइस तो वर्ब का होता है, लेकिन हमें तो वाक्य का बना रखा है भाई अभी तक। अरे यहाँ तो होती है एक्टिव वर्ब, यहाँ कैसी होती है आपकी, पैसिव वर्ब होती है। तीसरा तरीका सेंटेंस बनने का होता ही नहीं है। फिर जब भी वाक्य बनेगा उसमें यहाँ तो एक्टिव वर्ब होगी, यहाँ कैसी होगी आपकी, पैसिव वर्ब होगी। और हर एक्टिव का पैसिव बनना जरूरी नहीं, बता दिया। कब नहीं बनता है, जब इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। और पैसिव कब बनेगा, एक ऑब्जेक्ट होगा तो एक बन जाएगा, दो ऑब्जेक्ट है तो दो बन जाएंगे, तीन ऑब्जेक्ट है तो, हाँ होता ही नहीं, मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इनडायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट अदला बदली कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है तो पैसिव एक ही बनेगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव बनता ही नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है,
तो हर एक्टिव का पैसिव बनना जरूरी, लेकिन हर पैसिव का एक्टिव तो बनेगा। ठीक बात है, वो लिखना नहीं, अभी आएगा आएगा। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। क्या बनेगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। अच्छा, वॉइस का मतलब क्या होता है फिर? तो देखिए, असल में एक्टिव सेंटेंस नहीं होता है, पैसिव नहीं होता है, असल में होता क्या है, एक्टिव वर्ब से न, एक्टिव वर्ब से एक्टिव वॉइस, और पैसिव वर्ब से क्या बनता है आपका, पैसिव वॉइस। ठीक बात है। इसका मतलब वॉइस अपने आप में कुछ नहीं है, सारा डिपेंड किस पे करेगा, आपका वर्ब पे। तो कौन सी वर्ब एक्टिव, कौन सी वर्ब पैसिव, ये पहचान में आ गया तो उन वाक्यों का हिंदी मीनिंग बताने में क्या होगा, बहुत सारा मामला क्या होगा आपका, आसान हो जाएगा। और अभी लिखा था ना वाक्य, फिर इस वाक्य पे आप संदेह नहीं करेंगे कि सही है कि गलत है। इसका मतलब क्रियाओं का कॉम्बिनेशन पहले से क्या है, सेट है, आप उनको डिस्टर्ब कर सकते ही नहीं, और फिर भी किया तो दिक्कतें रहेगी। तो वॉइस का मतलब क्या, अरे वॉइस का मतलब एक तो होता है आवाज। कहता अच्छा ये पूछ रहे थे क्या आप, कभी कभी प्रश्न समझ में नहीं आता होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आवाज। और आवाज कैसी कैसी होती है, कैसी होती है आवाज, तो कभी आवाज कैसी होती है, स्वीट, सा वाह बड़ी की मात्रा टा, क्या हो गया, स्वीट। ठीक बात। और कभी कैसी होती है, हर्ष। ये हर्षवर्धन की स्पेलिंग नहीं है, क्योंकि जो हर्षवर्धन है उसकी स्पेलिंग अपनी यही होती है भाई, लेकिन अभी इंग्लिश का वर्ड है, क्या होगा इसका मतलब, हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है, कर्कश। तो मधुर ध्वनि और क्या होगी आपकी, कर्कश ध्वनि हो गई। कभी दर्शन हुए शब्द के, कर इसके तो हुए हैं, इसके तो हुए हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, किसी अंकल ने लाइन बोली है ये, अरे एडवर्सिटी के अनुप्रयोग उपयोग बहुत अच्छे होते हैं। इसका एडवर्सिटी में आदमी क्या करता है, अरे बहुत सीखता है भाई, और संपन्नता में क्या होता है, अरे बिगड़ता है। किसकी लाइन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। आपने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है, उर्दू, बीए में इंग्लिश होगी ना आपके पास, या एडिशनल किया है, तो कहते उससे क्या फर्क पड़ता है। कल बताना मुझे कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी किस लेखक का, या नॉवलिस्ट का, या ड्रामेटिस्ट का, या प्ले राइट का सेंटेंस है ये। और ये तो आएगा एग्जाम में पक्का, लिखवा के ले लो, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, और रुक जाएगा आपका, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कभी स्पेलिंग ये लिखी मिलती है, कभी ये भी लिखी मिल सकती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही माने जाती हैं, असल में तो ये स्पेलिंग है, बाकी ये भी यूज करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका उच्चारण क्या होगा आपका, SWEET का, स्वीट नहीं है, स्वीट, वो में बड़ी की मात्रा। और ये सब सुना आपने कभी, SUITE है भाई, वो तो सिचुएशन होता है वो। हाँ भाई, आपका वर्ड पावर भी बड़ा कमजोर है ना भाई, कभी काम किया नहीं इस पे ना। अच्छा, सूट वूट नहीं पहनते आप लोग,
नहीं मुझे नहीं पता, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको। सूट पहने शादी में जाते हैं तब टाई में लगा के तो मस्त हो गए। कौन सा सूट होता है? ये तो होता है वो। अब इतना सा फर्क है, इसमें ई लगा रखा है, इसमें ई नहीं है। और वैसा ई होने नहीं होने से उच्चारण की ऐसी की तैसी हो जाती। इन दोनों का सेम उच्चारण है, स्वीट। क्या है? अब इसका मतलब क्या है? अरे भाई इसका मतलब होता है दो कमरे का जोड़ा जो वक्त होता है ना होटल वगैरह में, वो क्या होता है? स्वीट होता है। कहता है भाई साहब एक स्वीट बुक कर लो। कहता है कौन सा? गुलाब जामुन या रसगुल्ला, बीकानेर वाला कि जयपुर वाला, कौन सा बुक करना है? अरे भाई साहब वो ये नहीं है, SUI TE है। अब बताओ, इसका उच्चारण खुद डिसाइड नहीं कर सकते, या तो किसी सक्षम व्यक्तित्व से पूछ लो या डिक्शनरी में देख लो, इसके अलावा तीसरा तरीका ही नहीं है। और नहीं है का मतलब इसलिए अलग से सिंबल बना के दे दिया आपको कि शब्दों का उच्चारण क्या होगा। तो जो सिंबॉलिक उच्चारण है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कि नहीं भाई? अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़। कैसी आवाज़ है? जैसे स्वीट, कितनी मतलब मेरी स्वीट आवाज़ है ना, अभी सुन रहे हैं ना? नहीं है? मत मानो, मेरे हिसाब से तो स्वीट है। अच्छा, और इसी का दूसरा मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकली क्या होता है? वाच्य। आज इसका लेखा जोखा कर देते हैं, बाकी कल सीधे टॉपिक पे जाएंगे कि वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वैसे काम करेगी आपके, ठीक है ना? अच्छा, वाच्य कितने होते हैं हिंदी में? दो होते हैं। कौन कौन से? कृत, और क्या होता है? कर्म नहीं, कर्म, नॉट क्रम क्या है? कर्म। वो फिर वाच्य में नहीं, वो अलग तरह का, ठीक है? जहाँ भावना तो पहले होता है अलग से, दो तरह से लिखे जाते हैं वाक्य। कैसे? कृत वाच्य, और कैसे लिखा जाएगा? और कृत का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और कर्म का मैंने क्या हुआ? पैसिव वॉइस। तो ये कैसा हो गया आपका? एक्टिव। और ये कैसा होगा आपका? पैसिव। इसका मतलब हिंदी में भी अपने पास क्या होते हैं? वॉइस होते हैं कितने? दो। कौन सा वाला? एक्टिव वॉइस, इसको क्या बोलते हैं आप? कृतवाच्य। और कर्म का मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, एक्टिव वर्ब और क्या होगी? अच्छा, इसके पहले वर्ब के क्या टाइप पढ़े अपन लोगों ने? सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़े। कहाँ से निकले थे पता है? वही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में से। अरे पढ़े कि नहीं भाई? फिर क्या देखा? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन कहाँ से निकले? अरे वर्ब में से। अब किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट, वहाँ कहाँ से निकलेगा आपका? वो उन्हीं क्रियाओं में से निकलेगा सारा। इसका मतलब क्रियाओं को अलग अलग पर्पज से अलग अलग क्या दे रखे हैं? इनको नाम दे रखे हैं। हाँ भाई, क्या लिखा? देखिए, वॉइसलेस का मतलब क्या हुआ? आवाज रहित। जहाँ क्या होता है? आवाज क्या हो जाती है? अरे गायब हो जाती है। वो क्या होता है आपका? जैसे आपने कुछ ऐसा अजब गजब सुना करता, डर के मारे क्या होता है? वॉइसलेस। यहाँ आपके पास तथ्य नहीं, आप क्या हो जाते हैं? वॉइसलेस। चुप हो जाते हैं कि नहीं? क्या होता है? ठीक है। और ये वॉइसलेस ग्रामेटिकली आपका आने लग गया फोनेटिक्स में, तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अपने पास। कॉन्सोनेंट कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के, वॉइस्ड और कैसे होते हैं? वॉइसलेस। थोड़ा थोड़ा किताब में देख भी लिया करो। आपका टाइम क्या रहता है वैसे शेड्यूल दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक? सोना कितने घंटे का होता है? बस है 2 दिन में? अच्छा, ये भी ठीक है। सुबह फिर? तो देखो भाई साहब, ज़्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इन अखबार बाजों पे जाने की जरूरत नहीं है। ये मन मर्जी कुछ भी लिख देते हैं, अखबार भरना है ना। और हमारी पब्लिक बड़ी भोली है भाई, जैसा अखबार कहते हैं ना वैसे के वैसे अरे कर लेती है। अखबार में एक दिन क्या आता है कि आपको है ना
वो नीम के डंडी से दातुन करना चाहिए तो दांत के सारे कीड़े क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगले दिन भाषण में क्या आता है, कहते नीम का दातुन इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब क्लासिफाई कर दिया उनको, अब क्या करें, करें या ना करें। एक दिन आता है कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है। अगले दिन आता है कहते चाय के बहुत बेनिफिट है। एक बार आते हैं कॉफ़ी मत पियो, बहुत कैफीन होता है इसमें। अगले दिन कॉफ़ी पीने से हार्ट अटैक नहीं होता है। और जिनको दिल का दौरा पड़ने डर होता है ना, वो 3 दिन 4 कॉफ़ी पीने लग जाते हैं और पहले नहीं पीते थे। ये आप सारा सिस्टम अपने हिसाब से तय करो। आपका शरीर है, आपका लाइफ है, आपके हिसाब से इसको मैनेज करो। कौन क्या कहता है ये मैटर नहीं करना चाहिए। तो एक बार मैनेज करके देखो। और टाइम टेबल बनाने का नहीं, जिस दिन बनाया ना टूटेगा। इसलिए बिना टाइम टेबल की पढ़ाई करो। आप अपना बायोलॉजिकल वॉच तय कर लो। बायोलॉजिकल समझे ना भाई, आपका शरीर जैसे आपको मैनेज करवाता है वैसे करो। ऐसा नहीं किसी बाबा ने प्रवचन दिया कहते सुबह 3 से लेके 5 बजे तक याद करने की प्रक्रिया बहुत तेज होती दिमाग में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लेट नाइट अच्छा पढ़ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग अच्छा पढ़ सकते हैं, आप धूप में होती बाहर तब आप अच्छा पढ़ सकते हैं। ये सारा मामला कैसे है आपका, हाँ निजी मामला है, ये किसी के कहने से अरे नहीं होगा भाई साहब। तो अपना सारा सिस्टम मैनेज कर लो। और टाइम टेबल कभी बनाना है नहीं है। हाँ एक बात जरूर कहूँगा आपको, आपकी जो सैलरी मिलेगी ना आपको ग्रेड सेकंड बनने के बाद कितनी होगी भाई, ठीक ठाक होगी मेरे ख्याल से। कितनी होगी है भाई, अरे आधा लाख बोल दो ना, कट कटा के आधा लाख। प्रोबेशन को सुनो, आप सोचो प्रोबेशन कैसा, लगने के बाद परमानेंट है भाई साहब, किसी की ताकत है हटा दें। अरे समझ रहे हैं, तो आधा लाख कम से कम मिलेगी ना। और भाई साहब ये सरकारी तंत्र ही है जो आपको पढ़ाने के आधा लाख देगी, सरकारी सिस्टम है। और प्राइवेट में जाना पड़ा तो शुरुआत होगी भाई साहब 5,000 से, देख लेना आप। और जितने ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे उतने पैसे कम मिलेंगे आपको प्राइवेट में। और सरकार में एक बार ठप्पा लग गया तो लग ही गया भाई साहब। इसलिए आप एक प्लेन कागज पे महीने के 50,000 ये लिखना आपको, ठीक है। इसकी 4-5 फोटोकॉपी करा के कमरे में जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है ना बटे चिपका दो, ठीक है। वो 2-4 छत पे भी, हाँ कभी कभी फिर एक आपको उठने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें कैसी मोटिवेशनल है जो आप देख लेना, ठीक है ना, करना पड़ेगा। तो वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और कैसे बन के आते हैं, तो वॉइस अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, वॉइस इटसेल्फ कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि वर्ब के अनुसार। तो वर्ब क्या होती है एक्टिव, और वर्ब क्या होती है आपकी। और इनको पहचान लिया तो आपका एक्टिव पैसिव का सिस्टम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और कल की क्लास सीरियसली यदि आपने अटेंड कर ली तो आपको एक्टिव पैसिव दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मतलब जितना चाहिए ना एक्टिव पैसिव सारा कल ही हो जाएगा। और कल बहुत सारी बातें आप समझने लग जाएंगे, किसको लेकर, इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश के वाक्यों को लेकर, ठीक बात है। तो कल शुरुआत कहाँ से करेंगे, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस बनते ही नहीं।